ये खून के प्यासे क्यों रहते हैं इल्यूमिनाटी वाले? ये ना बच्चों के खून के बहुत पीछे हैं। ये क्या करते हैं, 3-4 बच्चों को पकड़ लिया, उसके सामने एक बच्चे की स्किन उतारनी शुरू कर दी। इनका काम है ज्यादा डराना उन बच्चों को। वो डराने से क्या होता है, एक बच्चे को मार करके ब्लेड से चीर करके जितने 100 बच्चों को वहां बांध लेते हैं। वो बच्चे डर रहे हैं, डरने से उनके ब्लड के अंदर मैक्सिमम एड्रीनलिन रिलीज होने लगती है। तो वो बच्चों के दिमाग में वो जो हार्मोन्स उनके ब्लड में चले जाते हैं, ये उस ब्लड को पीते हैं। क्यों पीते हैं? अपनी एज को बढ़ाने के लिए, फॉर एवर यंग रहना। इनका मेन काम था सूदखोरी करना, ब्याज पे पैसे देना। ये वहाँ के करेंसी सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेते, ये आज भी वही कर रहे हैं। सारी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी इन लोगों के हाथ में ही है। वो लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं। आपने एक पिछली बार सवाल किया था कि दिलजीत दोसांझ के बारे में, तो आप कभी मत यकीन कीजिएगा कि दिलजीत के चाहने से ये नहीं हो सकता। उनके चाहने से होगा कि अगर वो चाहें इस बंदे को अपना प्यादा बनाना है, इस बंदे को बनाना है, इस बंदे को बनाना, वो कम से कम माइकल जैक्सन के लेवल का बंदा चाहते हैं, जिसके पब्लिक जिसके लिए मैड है। कहते हैं कि सैटन की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? लोगों को ये मनाना कि शैतान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, हम लोग बात करेंगे इल्यूमिनाती की बजाय सीक्रेट सोसाइटीज, है ना। तो मेरा क्या कहना है कि एक नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एके टॉक शो के ऊपर। आज जो मेरे साथ मेहमान है, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हमने अक्सर समाज में सुना है कि बुरे कामों का नतीजा बुरा होता है और इंसान को जो वक्त होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा देता है। पर ये पहले शख्स है मेरी ज़िंदगी में जिनको जेल हुई और जेल जाने के बाद इन्होंने PhD की। क्या कभी आपने ये सुना है? बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ इनकी ज़िंदगी के साथ। पर आज जो हमारा अहम टॉपिक है वो है इल्यूमिनाती। और ये कोई टॉपिक ये नहीं है कि किसी के साथ भी बैठ जाओ और सबके ओपिनियन लेने शुरू कर दो, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला है ये उस इंसान से बैठकर होता है जिसके पास कोई लाइफ का तजुर्बा है। और मेरे को लगता है कि डॉक्टर गॉड से ज़्यादा तजर्बा किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बुक्स, अनेका बुक्स इन्होंने पढ़ ली अभी तक जेल में बैठकर, जेल से बाहर आकर। और वैसे तो पॉडकास्ट ये तकरीबन हमारा तीसरा है, और जितना इनके पास ज्ञान है मेरे को लगता है कि हम 30 पॉडकास्ट और रिकॉर्ड कर सकते हैं इनके साथ, और फिर भी कोई ना कोई टॉपिक बच जाएगा। तो मिस्टर गॉड जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाइयों, सबका स्वागत है एके टॉक शो पे। थैंक यू ना, थैंक यू आपका दोबारा बुलाने के लिए। आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा, तो सभी लोगों से मेरी दोबारा सलाम है। आप लोगों ने मुझे पसंद किया, बुलाया, तभी आपने मुझे बुलाया। अगर दर्शकों ने पसंद किया, उसलिए मैं हमेशा धन्यवाद दूँ। आप समुंदर हो पाजी, आप नॉलेज का, ज्ञान का समुंदर हो, तो बहुत कुछ कृपा है, बहुत कुछ है कई आपसे। बार क्या होता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। कई बार हमें कुदरत जो है ऐसे हालात दे देती है, तो अगर हम उस हालात में घुटने ना टेकें तो उस हालात में भी कुछ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सवाल तो बहुत है मेरे पास पूछने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी सर के साथ हो चुके हैं और बाकमाल बेस्ट एवर पॉडकास्ट जो इनके साथ रिकॉर्ड हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो ऑलरेडी मैं 2 पॉडकास्टों में कर चुका हूँ। तो तीसरे पॉडकास्ट में हम एक मेन विषय जो लेके आज पॉडकास्ट कर रहे हैं वो है इल्यूमिनाती। तो सबसे पहले बाजी, इल्यूमिनाती क्या है, कब शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन दे दीजिए। देखिए, हम लोग बात करेंगे इल्यूमिनाती की बजाय इसके लिए सबसे पहले जो बात चलती है सीक्रेट सोसाइटीज़, है ना। इल्यूमिनाती एक सिंबॉलिक टर्म है, वो मैं बाद में आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इसमें एक सीक्रेट सोसाइटीज़ में आमतौर पे मैंने देखा है, पिछली बार हम आए थे, उस भाई को मैं याद कर रहा हूँ, जो अगर वो देख रहा हो, इंजीनियर, वो आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसका एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। उसका क्वेश्चन था कि ये सब कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो मैं स्पेशली उसी को संबोधित होकर के ये आंसर दे रहा हूँ। उस जैसे भाई जिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये तो जस्ट कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो मेरा क्या कहना है कि एक पंजाबियों में ये खासियत होती है ना, अपना कदे कदे पंजाबी गिर पै जाता। तो वो पंजाबियों की खासियत है कि वो ज़्यादा क्यूरियस माइंडेड होते हैं, शुरू से रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। तो हमारा बेसिक फ़र्क क्या रहता है? तभी तो हम लोग बहुत सी, जैसे किसान आंदोलन के दौरान बहुत सी बातें हम लोग ही पहचान पाए, दूसरों ने नहीं जो देखी। तो उसमें क्या है, हम हैं कंस्पिरेसी थियरिस्ट नहीं हैं, हम लोग हैं पे अटेंशनिस्ट।
हम लोग ध्यान रखते हैं, फोकस रखते हैं चीज़ पे बना के, उसकी कड़ी से कड़ी अगर बाद के टाइम में हमारे अंदर पेशेंस है, हम लोग देखते हैं अब ये पार्ट आ गया, इस प्रॉब्लम का ये पार्ट, ये इससे कनेक्ट होती है, ये अब आके बात बनी, तब आपकी दिमाग की उत्सुकता शांत होती है। तो वो क्या है, मैं इसके बारे में एक रेफरेंस देता हूँ ख़ास चीज़ का, कि कंस्पिरेसी थ्योरीज और जिसको सो कॉल्ड कंस्पिरेसी थ्योरीज बोलते हैं, क्या फ़र्क है, तो उसमें क्या मेरा कहना, क्या उसमें वर्जन है। तो मेरा वर्जन ये है कि एक घटना हुई आज से 15 से 16 साल पहले। जो भी मैं आपको बात बोलूँगा फैक्ट चेक ज़रूर करें, देखें कहीं पे जाके, इंटरनेट वगैरह पे देखें, आप जो भी चेक कर सकते हो, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो क्या हुआ, 15 से 16 साल पहले अमेरिका के अंदर एक केस हुआ, एक औरत ने एक बयान दिया कि हम लोगों को ना किसी वीरान एरिया में लेके जाया गया, मेरी बेटी को और मुझे भगाया गया, और हमारे पे बहुत हाई प्रोफाइल लोगों ने लाइव कार्ट्रिजेस से, है ना, मतलब कारतूसों से निशाना लगाया हमारे पे। तो तब लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये तो औरत ऐसे ही मार रही है, ऐसे ऐसे। तो अब आज की तारीख में वही औरत एक मेजर केस में एज विटनेस है, उस केस में थाउजेंड्स ऑफ एविडेंसेस, मतलब हज़ारों में गवाह हैं, बहुत हाई प्रोफाइल केस है अमेरिका का, दुनिया भर का कह लीजिए। जेफरी एप्स्टीन का केस है, वो अमेरिका के अंदर FBI ने उसको ट्रायल किया, उसको सज़ा भी हुई उस केस के अंदर। तो उसमें हज़ारों में गवाह बने, उसमें वही औरत और उसकी बेटी भी हैं, जिनको कल तक कहा जा रहा था कि ये तो ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। वो बात आज कोर्ट के अंदर प्रूव हो चुकी है और उसमें हज़ारों दूसरे गवाह सामने आ चुके हैं। हुआ क्या, अमेरिका के अंदर एक जो जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी ग्लेन मैक्सवेल, वो क्या करती थी, बहुत सी 13 से 15 18 साल की लड़कियों को वो फंसाती थी, क्योंकि उस एज में उन लोगों का एक मोटिवेशन होता है कि हमारे पास आईफोन हो, ये हो, इच्छाएं होती हैं। इंसान ये मानना नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स की ये हैसियत है। तो क्या होता था, उसमें वो एक बात फैला देते थे कि आपने सिर्फ मसाज करनी है किसी की, तो उसमें आपको 50 से लेकर के $500 तक आपको मिलेंगे। तो बहुत सी लड़कियां उस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो गई, तो उन्होंने सोचा हमें एक बार किसी की मसाज करने से अगर $50 से $100 से ज़्यादा मिलते हैं तो क्या इतराज़ है, उसमें हम कुछ अपना ख़रीद लेंगे, अच्छे कपड़े ख़रीद लेंगे। तो वो लड़कियां अट्रैक्ट होने लगी उस ग्लेन मैक्सवेल के साथ, मतलब उसके संपर्क में एक उनका नेक्सस बन गया। तो वो लड़कियों को ले जाती, उनको जिन हाई प्रोफाइल लोगों के पास वो भेजती, वो मसाज के बहाने वो उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते, वो करते, है ना, एक्सप्लॉइट करते। तो वो बहुत से केसेस अमेरिका के आप चेक कर सकते हो, अमेरिकन लोग उसको जानते हैं, अपने NRI भाई तो सभी जानते हैं कि वो जेफरी एप्स्टीन का केस है। तो उसमें क्या हुआ, वो जब उनको, उसमें कितने बंदे, मतलब जेफरी एप्स्टीन को हालांकि सज़ा हो गई, उसके साथ कितने बंदे उसके लिटिल सेंट जेम्स नामक आइलैंड पे गए, जिन्होंने ये ऐशप्रस्ती की या बच्चों को एक्सप्लॉइट किया। उसमें जॉर्ज बुश का नाम भी, इवन के एट प्रेजेंट जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी, जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके फोटोग्राफ्स, हज़ारों में उसके विटनेसेस, एविडेंसेस हैं। तो जब वो बात कोर्ट में प्रूव होगी, जब तक वो औरत बेचारी अकेली हो हल्ला मचा रही थी कि इसने हमारे साथ ऐसे लोगों ने किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, हमारा एब्यूज़ किया, तब तक तो उनको कंस्पिरेसी थ्योरीज मान रहे थे लोग। जब वही केस के, सेम केस के हज़ारों में गवाह भुगत गए, FBI ने उसको ट्रायल किया, FBI के वो आप लिस्ट देख सकते हो उनकी, इवन चेक कर सकते हो। तो अगर आप जब देखोगे हज़ारों में उस केस के गवाह आए, तब क्यों नहीं कंस्पिरेसी थ्योरी बोला? जिस केस में कोर्ट में सजा हो गई उसको आप कंस्पिरेसी थ्योरी थोड़ी। तब अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी था। यस सर, डोनाल्ड ट्रंप का नाम था। इवन के जो अपने बैन तो नहीं कर देंगे अमेरिका वाले पॉडकास्ट? सर ये सबको पता है, FBI ने, वो FBI की लिस्ट में है, उनका नाम मतलब डायरेक्टली एज अ कल्प्रिट नहीं आया कि वो भी वो वाली सर्विसेज किसी टाइम में अवेल कर चुके हैं जेफरी एप्स्टीन की। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि हमारा एक पॉडकास्ट कनाडा में बैन है? हाँ जी सर, बहुत से हो सकते हैं, मेरे साथ मेरा भी एक बैन हुआ है उसमें। मतलब पूरा दुनिया छोड़ के सिर्फ कनाडा में क्यों? सर यही प्रूफ है कि कनाडा और अमेरिका इल्यूमिनाटी के
आईएनसीज हैं, इनकॉर्प्स हैं, वो उनकी कंपनियां हैं। जैसे कोई आदमी, जैसे एक किसी के नाम से ट्राइडेंट सिटी हम मान लीजिए, सपोज नाम दे रहा हूँ, बसा लिया को, तो मेरी ट्राइडेंट के नाम से हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों काम हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ वहाँ रहने लग गए, उन्होंने ही आगे इर्द गिर्द अपने फ्लैट्स खरीद लिए या प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, वो शहर ही मेरे नाम से बस गया। जैसे जमशेदी जी नौशेरवान टाटा के नाम पे, वो टाटा नगर, ऐसे बहुत से शहर हो सकते हैं ना। तो ऐसे वो जो अमेरिका और कनाडा हैं, हमारे लोग भी हालांकि वहाँ गए हुए हैं, वो तो जो उन लोगों को वहाँ रहने के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी कंपनी के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो एम्प्लॉयज़ के तौर पे नीडेड हैं, तो वो वहाँ पे हैं। उनके लिए वो रहने वाला घर हो सकता है, नेशनैलिटी का पर्पस हो सकता है उनका, लेकिन वो कंपनी के लिए तो वो कंपनी का एक ऑफिस ही है ना। तो ऐसे कनाडा और अमेरिका जो हैं वो इल्यूमिनाटी के आईएनसीज हैं, तो वो तो बैन करेंगी जब हम उनके खिलाफ बोलेंगे। यही चीज़ तो प्रूफ है, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेफरी एप्स्टीन के केस में इवन यूके के जो प्रिंसेस हैं, प्रिंस विलियम एंड एट्सेट्रा, वो उन्होंने भी कहा जाता है कि उनकी सर्विसेज जेफरी एप्स्टीन की अवेल की। तो पहले तो उसको कंस्पिरेसी थ्योरीज कहा जा रहा था, अब वो क्राइम बन चुका ऑन रिकॉर्ड। तो अब के कितने बच्चे तो शिकार हुए बताइए, भाजी? जो लोग तब उसको कंस्पिरेसी थ्योरी बोल रहे थे, तो डोंट माइंड प्लीज, तो क्या अब वो अपने मुंह पे 10 चपेड़ मारते हैं रोज कि भी ये तो सच निकला? तो मेरी भी कही हुई, आपकी कही हुई हजारों बातें सच निकलेंगी। तो इल्यूमिनाटी के मामले में तो ये भी कहा जा सकता है, डॉक्टर शीद बूटर बेचारा कहता रहता था कि ये ऐसा है तो मेरे को मार दिया जाएगा, तो उसको मार भी दिया गया। ऐसे ही द ग्रे स्टेट फिल्म का डायरेक्टर था, उसको वो भी कहता था कि अगर मुझे मार दिया जाए तो पक्का समझना जो मैं कह रहा था सच कह रहा था, तो उसको भी मार दिया गया विद फैमिली। तो ऐसे ही स्टीवन ग्रीयर भी कहता है, उसको भी मार दिया जाएगा। एडवर्ड स्नोडेन कहता था, वो बेचारा भागता फिर रहा है, क्यों दुनिया भर की जो हैं सरकारें उसके पेश पड़ी हुई हैं, एडवर्ड स्नोडेन के, गैरी मैकेन के, जूलियन असांज के, उन लोगों ने ऐसी बातों को ही डिस्क्लोज किया लोगों के सामने। तो आपको डर नहीं लगता? सर देखिए, हम लोग हैं पंजाबी, ਆਪਾਂ पंजाबी बंदा तो यह मनता भी जिद्दन मरना उद्दन मरना है, बार बार जमीर दी मौत होंदी है वीर। ਤੁਸੀਂ इल्यूमिनाटी बारे इन्ना खोल के कितना बोल लेंगे हो? मैं चाहता हूँ हमारे लोग, मुझे पता है, पता क्या है, जो वो लोग हैं सेटनिस्ट, बेसिकली उनका धर्म जो है, आप अगर सोचते हो कि ये बस ऐसी बातें हैं, फैलाई हुई बातें हैं, कुछ जैसे अपने धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, यहूदी धर्म है, वैसे ही सेटनिस्ट एक पूरा धर्म है, और उसके सब धर्मों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इस्लाम से भी ज़्यादा? जी। कहाँ पर है वो सारे? वो हिडन है सर, अपने यहाँ पे भी उसके फॉलोअर्स मिलेंगे। जो औरतें टूना टोटका करती हैं, जो भी, मतलब पता है इसमें क्या है, शैतान और दूसरा भगवान के रास्ते में क्या फ़र्क है? भगवान के रास्ते में कोई भी बंदा अगर चलता है, उसको प्यारी होती है इंडिविजुअल फ्रीडम। वो चाहता है मैं अगर आज़ाद फितरत हूँ तो भगवान के रास्ते पे हूँ। और जो इल्यूमिनाटी हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सब लोग हमारे आगे समर्पण कर दें, हमारे पैसे के आगे। वो पैसे को यूज़ करते हैं। उनकी दो सबसे बड़ी पावर्स हैं, मिलिट्री पावर और मनी पावर। वो उसके थ्रू आपको और मुझे तक झुका रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आगे। सबमिशन प्राप्त करना दुनिया के अधिक से अधिक लोगों की, बाय हुक और क्रुक। चाहे लोगों के बॉडी में सिम इम्प्लांट करने पड़े, उसके लिए उनको चाहे कुछ भी करना पड़े। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको उनकी चलाई हुई चीज़ों की, जो हमारे शायद ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन आए अपने इंडिया में, वो एकदम से बूम में आ गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी आज से 20-25 साल पहले, जब हम लोग छोटे होते थे। तो इवन हमारी घर की लेडीज़ उसमें बॉयल करती थी। अगर कई बार आपको लगता है कि बहुत सी, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता इसमें, लेकिन ज़्यादातर पार्टीज़ के प्रति लोगों की सबमिशन किस तरह हो गई, वो उनकी ऐसी होगी ना, मतलब हम लोग उनको कहते हैं भक्त। वो भक्त बन गए सियासी लोगों के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन हम उनको भक्त ही बोलते हैं।
तो वो भक्त क्यों बढ़ गए? वो बड़े हैं इंडिया में ज़्यादातर एल्युमिनियम के बर्तनों के कारण। उसमें जो एल्युमिनियम का असर आ जाता है, उससे क्या चीज़ होती है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स पे उसका असर पड़ता है कंटिन्यूसली। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो इम्पैक्ट है ये, या फिर ये हम बोलते हैं जो टूथपेस्ट में यूज़ होता है, या फ्लोराइड वगैरह का जो है ना, वो चीज़ क्या करती है हमारे अंदर, हमारी जो लॉजिकल पावर है उसको कमज़ोर करती है। वो लॉजिकल पावर को डे बाय डे। तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, यस सर, यस सर, यस सर, हर बात तर्क खत्म कर जो देते लोग हैं। मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मामले में ये करते हैं ना, तो आप समझ जाइए उन लोगों पे एल्युमिनियम का बहुत असर हो चुका है। जो करते हैं यस सर, इसने कह दिया यस सर, वो लोग देवी देवताओं की तरह मानने लग गए ना। जो लोग सियासतदानों को, समझ लीजिए वो सारे के सारे वो एल्युमिनियम और टूथपेस्ट में जो वो मिलाया जाता है उसी के कारण है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप साइंटिफिक रिसर्चेस सारी चेक कर लीजिएगा। तो भाजी किस बर्तन में खाना चाहिए फिर? अपने सर्वलोह दे बर्तनां च, सर्वलोह, लोहे के, स्टील के, कांच के मैक्सिमम बर्तन यूज़ कीजिए। कांच के ग्लासेस है ना, या लोहे के, या पुराने अपने एल्युमिनियम यूज़ नहीं करनी। पीतल के, कॉपर के, लेकिन एल्युमिनियम नहीं। एल्युमिनियम बहुत उसका जो है एडवर्स इफेक्ट है बंदे की बॉडी पे। वाह। पर ये इल्यूमिनेटी शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ शुरू? ये इसका एक अपना इतिहास है अनमोल जी। जो मैं बंदे का रेफरेंस दिया वो इल्यूमिनाटी का, मतलब मैं इल्यूमिनाटी के रिगार्डिंग उसका रेफरेंस क्यों देता हूँ। जेफरी एप्स्टीन एक इल्यूमिनाटी का सुपर नेशनल एजेंट कहा जाता है। इवन लोगों को लगता है वो सज़ा होने के बाद उसने सुसाइड, इन्होंने बात फैलाई कि उसने जेल में सुसाइड कर ली। तो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अगर कोई कह रहा है कि फलां जेल में अमेरिका के में किसी जेफरी एप्स्टीन नाम के बंदे ने सुसाइड कर ली, हमें क्या पता किसकी बॉडी बना के वहाँ पे बैठा दी। तो डॉक्टर उनके, जेल उनकी, रिसोर्सेज उनके, और वो मल्टी बिलियन लोग हैं। तो वो बात कहीं मतलब बाहर आ ही नहीं सकती। उनको गायब कर दिया। सैटेलाइट पिक्चर्स उसकी आ चुकी हैं कि वो जिंदा घूम रहा है अपने आइलैंड पे। उसका आइलैंड जो कैरिबियन के अंदर, उसने अलग अलग जगह पे, दुनिया की अलग अलग जगह पे उसने बहुत से आइलैंड खरीद रखे हैं, 4 से 5। लिटिल सेंट जेम्स कैरिबियन के अंदर उसका अल्टीमेट है, जहाँ पे उसने सैटर्न का मंदिर भी बनाया हुआ है। आप देख सकते हो उसमें, मतलब नीले रंग की धारियाँ, स्ट्रिप्स सी बनी हुई हैं, ऐसे जैसे वो फिरौन के उसके होती हैं ना इजिप्ट वाली पिक्चर्स पे, वो ब्लैक कलर की होती हैं स्ट्रिप्स। तो इसकी स्ट्रिप्स जो हैं ब्लूइश कलर की होती हैं। तो जो ये है ना इल्यूमिनाटी, जो मतलब आपने, इनका इतिहास क्या है, ये कहाँ से चले, इसके बारे में हम बात करते हैं शुरुआत से इनके। तो ये जुड़े हुए हैं। देखिए, जो आपने सुना होगा यहूदी धर्म है ना, बहुत बड़ा धर्म है, बहुत पावरफुल। इजराइल वाले लोगों का, यहूदियों को इजराइलीट्स भी बोला जाता है, इजराइली लोग भी बोला जाता है। तो क्या हुआ, एक जो यहूदी धर्म के सबसे पहले पैगंबर थे, बानी जिसको बोलते हैं, जैसे अपने सिख धर्म के गुरु नानक देव जी है ना, ऐसे जो उनके थे सबसे पहले इब्राहिम के 2 बेटे हुए। एक का नाम था इशाक, एक का नाम था इस्माइल। इशाक से आगे जाके क्रिश्चियनिटी वाले पैदा होते हैं, इस्माइल से आगे चल के मोहम्मडन बनते हैं। तो उसके इशाक जो हुआ उनमें से क्रिश्चियनिटी वाला, तो उनका वडेरा मतलब था, तो वो उस समय तक तो यहूदी ही था। उससे मतलब 9वीं 10वीं पीढ़ी में जाके वो आगे जाके क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। तो वो इशाक के 2 बेटे थे, एक का नाम था जैकब, एक का नाम था ईसाऊ। जो जैकब था वो मतलब उसके पिता का उत्तराधिकारी बना, उसको तो वो चला मतलब भगवान के रास्ते पे, यहूदी धर्म के रास्ते पे। जो उनका बेटा था दूसरा ईसाऊ, उसको उसके पिता ने यानी आइजैक ने छेक दिया था। जैसे सिख धर्म में पृथ्वी, चंदूशाइये, रामराइये, इनको छेका हुआ है ना, उन्होंने विरोध किया। उसने भी अपने फादर का विरोध किया तो उसको छेक दिया। तो ये लोग तो जो आइजैक के वंशज थे, वो तो भगवान के रास्ते पे चले यहूदी धर्म के अनुसार, मतलब वो बने मोनोथिस्टिक, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर को मानने वाले। जो दूसरा था ईसाऊ, उसने भी कोई ना कोई अपना बिलीफ सिस्टम तो बनाना ही था। तो उसने क्या किया, बगावत के अंदर उसके मन में ऐसी विरोधाभास वाली भावना आई, तो उसने अपना सैटर्न को मानना शुरू कर दिया। वो लोग शैतान प्रस्त बन गए, शैतानवादी बन गए। तो वो वहाँ से उससे उनको बोला, क्योंकि वो जो ईसाऊ था उसके बालों का रंग था रेडिश ब्राउन,
रेडिश गोल्डन। तो वो रेडिश गोल्डन बाल वालों को उस टाइम में बोला जाता था ईडमाइट्स। ईडम बोलते थे लाल बालों वाला, मतलब ईडम मतलब लाल बालों वाला। ईडमाइट्स उसके वंशज, वो ईडमाइट्स थे पहले ये, फिर इनको कहने लग गए अमेलकाइट्स। वहाँ से इनके जो वो चले ये लोग, फिर आके इन लोगों को ना, ये एक कबीले थे, कॉकेशियस पर्वत, मतलब रशिया और ईरान के बीच में कुछ एरिया पड़ता है पहाड़ी, वहाँ पे ये लोग ट्राइबल्स के रूप में रहते थे। तो इनको बोलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, ये बात है तकरीबन 1762 की, 1762 में रशिया के अंदर, रशिया की महारानी थी कैथरीन द ग्रेट, ज़ारीना, मतलब ज़ारीना तभी बोलते हैं जैसे हमारे राजा बोलते हैं, उनके ज़ार बोलते हैं। तो वो ज़ारीना थी, महारानी थी, वही सत्ता संभालती थी, एम्प्रर थी। इर्द गिर्द सभी यूरोप के अंदर तकरीबन उसका कब्जा हो चुका था। वो बहुत अच्छी कमांडर थी, तो सेनापति थी, खुद भी जाती थी लड़ाई के अंदर कई बार। तो उसके टाइम में उसने इन लोगों को, ये लोग बहुत मतलब क्या करते थे, गुरिल्ला वॉर करने वाले थे, बड़े मतलब डर्टी टैक्टिक्स यूज़ करने वाले। तो आप समझ ही सकते हो कि आज की तारीख में भी। तब क्या हुआ, उन्होंने, कैथरीन ने इनको जीत लिया, इनको हरा दिया। तो उस टाइम में आपने सुना होगा, भारत में क्या दुनिया भर में यही था कि जो शासक होता है वो उनको ऑप्शन देता है एक धर्म की। तो उसने कहा आप कोई इब्राहिमिक रिलीजन ज्वाइन कीजिए, आप शैतानवादी हो, शैतानवाद के कारण ये शरारतें करते हो, आपने अगर अपनी जान की बख्शी करवानी है तो आप सिर्फ एक ही तरीके से आपकी जान की बख्शी हो सकती है कि आप कोई इब्राहिम का धर्म चुनो, या इस्लाम चुनो, या यहूदी धर्म चुनो, या क्रिश्चियनिटी चुनो, क्योंकि ये 1762 की बात है। तो उन्होंने अपने लिए धर्म चुना यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के अंदर वो लोग एस्केनाजी ज्यूज़ बन गए। ये एस्केनाजी ज्यूज़ हैं, एक्चुअल में ये कौन हैं, ये इनको बोलते हैं खजारियन माफिया, खजारियंस। वो जहाँ उस एरिया में जो रहते थे, जब ये ट्राइबल थे, वही ईडमाइट्स बाद में अमलकाइट्स बनने के बाद इनके, ये बेसिकली हैं कौन, ये वो कैथरीन के टाइम वाले खजारियन कबीलों के लोग हैं, जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम अपने संदर्भ में इनको देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग औरतें थी, हमारे बाप दादा लोग थे, वो हमें बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक ठग होते हैं, बहरूपीय होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को उठा कर, इन लोगों को ना एक्चुअल में एक्सपर्टीज़ बहुत थी। वो पहाड़ी एरिया में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी, हर्ब्स होती थी, जिनकी इनको इतनी डीपली नॉलेज थी। इवन आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो अपना, जिसको हम बोलते हैं ना एनेस्थीसिया, जो डॉक्टर लोग करते हैं उससे पहले, हाँ, बेहोश करने के लिए, वो इनका चलाया हुआ है। वो मतलब पॉलीग्राफिक टेस्ट्स हैं, जो लाइट डिटेक्शन टेस्ट होता है, उसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं, LSD वगैरह, वो सब इनकी खोज की हुई है। ये इतने एक्सपर्ट थे इतिहास में, इन लोगों को स्पेशलाइजेशन थी इन चीज़ों की। ये क्या करते थे, किसी आदमी को उठा लेते थे, उसको वो नशे वाली जड़ी बूटियाँ दे करके उसके सारे ख़ानदान की असलियत पूछ लेते थे। तेरे आगे पीछे तेरे जो पूर्वज हैं, जो तेरे बच्चे हैं, उनका क्या नाम, तेरे भांजे का क्या नाम, तेरे ससुराल में उनका क्या नाम, तेरे जो है ना दूसरे वंशज, सभी सारे वंश के, सारे ख़ानदान के, सारे क्लैन के नाम पूछ लेते थे। वो उनको नोट कर लेते थे। तो वो क्या करते थे, उसको बंदे को मार करके उसकी जगह अपना एक बंदा प्लांट कर देते थे वहाँ पे। वो बंदा वहाँ से, क्योंकि उस समय में बहुत दूर दूर तक लोग पैदल चल के जाया करते थे, बैलगाड़ी से जाया करते थे, घोड़ा गाड़ी से जाया करते थे, घोड़ों पे, हाथियों पे जाया करते थे, बहुत बहुत देर लग जाती थी। जो हज़ारों किलोमीटर के एरिए होते थे उनको पार करने में वर्षों लग जाते थे। तो वो जब वहाँ पहुँचता, कोई पूछता कि ये कौन बंदा है, इसका ये नाम है, ये फलां फलां इसकी बैकग्राउंड वहाँ से है, वो बैकग्राउंड बिल्कुल सही निकलती थी। वो बहरूपीय कबीले हैं ये, जो दूसरों की जगह अपने बंदों को प्लांट करके उनके नए खानदान चला देते हैं। तो फिर ये करते क्या थे, इनका मेन काम था सूदखोरी करना, ब्याज पे पैसे देना। ये वहाँ के करेंसी सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेते, ये आज भी वही कर रहे हैं। सारी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी इन लोगों के हाथ में ही है। ये कुछ खानदान हैं, वो जिनकी मैं वो
खजारियन खानदान है, आज भी 4-5 फैमिलीज हैं जो आज तक, जो मेन इल्यूमिनाटी का एक पिरामिड है जिसके अंदर ये सबसे ऊपर बैठे हैं। इनको आज की तारीख में अमेरिकन लोग जानते हैं, ये लोग अपनी रस्में करते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट भी गए हैं जिन्होंने अपने, हम लोग चेक कर सकते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर चेक करें, ये मेरा सुझाव है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ABC नहीं पता, उसके हम या ਜ਼ਾਈਨੋਫੋਬੀਆ के स्पैलिंग्स नहीं पता हो सकते। जिस चीज़ का ਊੜਾ ਆੜਾ नहीं आंदा तो सानू ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ स्पैलिंग किमें आ सकणगे, तो तुसी मतलब आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर पाओगे। फिर अगर उनकी शुरुआत को अगर नहीं पकड़ोगे तो वो बोहेमियन क्लब बोलते हैं उसको, वो बोहेमियन ग्रोव करके एक जगह है इनकी जहाँ पे ये लोग हर साल में 15 दिन की इनकैंपमेंट करते हैं। तो इनके मतलब ये फिर सिलेक्ट करते हैं, ये है कैलिफोर्निया के अंदर। तो वो बोहेमियन ग्रोव्स में क्या करते हैं ये लोग, 5 से 6 बार 15 दिन के दौरान ये लोग वहाँ पे एफिजीज जलाते हैं। जैसे हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी मिनिस्टर के खिलाफ, उसका पुतला साड़ते हैं ना, ये लोग पुतला साड़ते हैं वहाँ पे। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वहाँ पे जो उनको स्टाफ सर्व करने जाता है ना वहाँ पे कैंप में, वो बन के चला गया। उसने देखा, उसने बताया कि ये लोग जो 6 एफिजी साड़ते हैं, जो जलाते हैं, उसमें से एक दिन, वो बताते नहीं कि किस दिन वाली, किसी को पता भी नहीं होता, उसकी कोई प्रोडिक्टेबिलिटी भी नहीं होती। तो वो 6 में से कम एक दिन किसी बेहोश बच्चे की अंदर बॉडी होती है, वो जिंदा में उसको फूंक देते हैं बलि चढ़ाने के लिए। इनका मतलब एक टेम्पल है। तो ये कहाँ पे है इनका टेम्पल है? लेबनान में, बालबेक। तो आपने सुना होगा, लेबनान के लिए बहुत तड़पते हैं। वहाँ पे अब भी कब्जा करने के लिए अमेरिका कभी अपने वो भेजता है, वो अमेरिका नहीं भेज रहा। अगर मैं सच में आपको बात कहूँ, अगर दुनिया में किसी कंट्री के सिटीजन सबसे बढ़िया हैं तो वह है US के। अगर किसी कंट्री में सबसे बुरी सरकार है तो वह है US में। रीज़न क्या है कि मैं उनके लोगों को, नागरिकों को क्यों सबसे अच्छे नागरिक मानता हूँ? इतने अवेयर हैं। वो लोग ही हैं जो ये पॉसिबल कर पाए कि जेफरी एप्स्टीन जैसे बंदे को सजा करा पाए। जो लोग, वो लोग ही करवा पाए। वो लोग जिसको लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बोलते थे, उन लोगों ने एक दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि हम लोग किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अगर हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा करेगा तो ऐसा किसी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती जी। फिर भाजी ट्रंप क्यों जीत गया दोबारा? मतलब देखिए, ट्रंप का कोई उसमें जो जेफरी एप्स्टीन उसमें वाले में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। उसकी जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप की 1-2 फोटो मिलना, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल बंदे, तो किसी के साथ वैसे भी कोई जाके उनके साथ खड़ा हुआ, हम देखते हैं पंजाब में भी अपने यहाँ ऐसा माहौल हो जाता है। कई बार कोई मंत्री आता तो लोग बहुत मतलब बिल्कुल मैडली बिहेव करते हैं, वो जाके खड़े हो जाते हैं। तो मतलब उस वजह से भी हो सकती है, उसके अपने वर्जन हैं। जेफरी जिंदा अब के नहीं? ट्रंप के, वैसे मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ। ट्रंप के जीतने का जो रीज़न है, वो रीज़न है जो ये वॉर का सीन चल रहा है। लोगों को पता है कि अमेरिकन लोगों को पता है कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। उनका मॉनेटरीली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और उनके सर पे हमेशा जो है ख़तरा ये न्यूक्लियर वेपन का मंडराता रहेगा। अमेरिकन लोगों पे भी, रशियन लोगों पे भी, अगर उनका आपस में टसल रहता है। तो उस वजह से उस टसल को के सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही उनको लगा कोई इस सीन को सॉल्व कर सकता है, तो उसको वोट मिल गई एकदम से। क्योंकि वो एंटी इमिग्रेशन है, तो उस वजह से दुनिया भर से उसको सपोर्ट नहीं थी, लेकिन दिनों के अंदर वो सपोर्ट अमेरिकन्स ने उसको दे दी। इल्यूमिनाटी वाले अच्छे लोग हैं भाजी कि बुरे लोग हैं? सर उनका आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने बुरे लोग हैं। मतलब वो लोग, कसाई कहते हैं जैसे हम। अल्टीमेटली वो लोग सबमिशन ऑफ द पब्लिक मैसेज का, सबमिशन, समर्पण, पैसे के ऊपर भी उनका कंट्रोल है। आप यकीन नहीं करोगे कि गूगल भी उनकी है, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ नेटो भी उनकी है। ये दो उनके टॉप पिरामिड के टॉप टूल्स हैं। बाकी सबसे ज़्यादा वो उनका काम करने का तरीका ये है, सब उनके अपने जो पर्सनल मनी को मल्टीप्लाई करने के बिजनेसेस हैं, वो तो हैं
मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, जैसे लॉकहीड कंपनी है ना, स्कंक वर्क्स, वो लोग सबसे उम्दा हथियार बनाने वाले लोग हैं। ये तो डेमो हो रही है, लोग लाखों में मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये डेमो है कि दूसरे कंट्रीज़ मोटिवेट हों, देखिए ये हथियार कितना असरदार है, ये मिसाइल कितनी असरदार है, ये न्यूक्लियर वेपन कितना असरदार है, ये क्लस्टर बॉम्ब्स कितने असरदार हैं, ये फास्फोरस बॉम्ब कितने असरदार हैं। ये डेमो हो रही है कि आप हमारे हथियार खरीदो। टेस्ला वाला भी बीच में। यस, नहीं टेस्ला जो है, टेस्ला का नहीं है, टेस्ला का इसमें कोई सीन नहीं है। वो जो टेस्ला मोटर्स जो शुरू की है, जिन्होंने हेनरी फोर्ड वगैरह, जो द पीपल दैट मेड अमेरिका है ना, शुरू में जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनके थे, जैसे जेपी मॉर्गन हो गए, या उनके उस समय के रोनाल्ड रीगन थे, या सबसे बड़ा नाम जो था जेम्स फ्रेस्टेल था, उन्होंने खुद ही, वो बागी हो गया था, उसको मार दिया। ये लोग जो मैजेस्टिक 12 के लोग, प्रोजेक्ट ब्लू बुक में जो इन्वॉल्व, उनमें से भी कुछ लोगों ने बगावत की, जैसे जे एलन हाइनेक थे, उन्होंने बगावत कर दी थी। उन्होंने बताया था ये भी मान लीजिए, ये चीज़, ये यूएफओज इनके व्हीकल हैं, ये कोई इंटरप्लैनेटरी नहीं है। इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क मतलब उनकी, ऐसे कह लीजिए, उनके पैसे को सर्कुलेट करने में योगदान अदा करता है। वो उनके ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक मतलब मैसेज, वो लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं। आपने एक पिछली बार सवाल किया था कि दिलजीत दोसांझ के बारे में, तो आप कभी मत यकीन कीजिएगा कि दिलजीत के चाहने से ये नहीं हो सकता, उनके चाहने से होगा कि अगर वो चाहें इस बंदे को अपना प्यादा बनाना है, इस बंदे को बनाना है, इस बंदे को बनाना है, इस बंदे को बनाना है, उनके चाहने से होता है सर। वो जो है वो कम से कम मतलब माइकल जैक्सन के लेवल का बंदा चाहते हैं, जिसके पब्लिक जिसके लिए मैड है, ऐसा बंदा उनके काम का है। वो उसके थ्रू क्या करते हैं, ये आप मतलब मैं इसमें सीन क्लियर करता हूँ। सबको पता है उनके जो सीन्स हैं, ये सीन है ना उनका, ये मतलब है उनका पिरामिड, मैं उनके पिरामिड में शामिल हूँ। उनका पिरामिड आपको हमेशा देख रहा है, वो आँख क्या है, हमारी निगाह हर टाइम आप पे है। क्यों? उनके कौन से टूल्स हैं? उनका सबसे बड़े टूल मीडिया, हमारा एजुकेशन सिस्टम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, तो इन चीज़ों के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं हमारे माइंड्स को। पर इतनी नॉलेज आप कहाँ से लाए हो? सर ये मेरी पिछले 15 साल से डेली 7 घंटे की सिटिंग है। मतलब मैंने इस पे इतनी, क्योंकि मेरा धर्म ही यही है, ड्यूटी रिसर्च करना है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। दूसरी बात कि मोर ओवर मेरे पास जेल के अंदर समय था, 10.5 साल मैंने जो कैद काटी, उस समय में मेरे पास टाइम था बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो मैंने खुद को पॉलिश ही किया बस उस दौरान। बहुत से अच्छे लोग मुझे मिले, बहुत से अच्छे टीचर मिले। मेरे डॉक्टर पन्नू मेरे टीचर थे, डॉक्टर मौड़ थे, डीपी सिंह जिनको बोलते हैं, धर्मपाल, बहुत मुझे क्लास बाय चांस, बाय फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी। उन लोगों ने मुझे अपना हर एक स्किल सिखाया। डॉक्टर चौधरी थे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरे गाइड, उन्होंने मुझे तरीके सिखाए। तो इवन उन्होंने मुझे कंसल्ट करने के लिए स्टैट्स डिपार्टमेंट के पास भेजा, तो मैं अल्टीमेटली उसको यूज़ कर पाया। बहुत से अच्छे लोगों ने देखा कि ये लड़का जेल में भी पढ़ रहा है, वो हेल्प के लिए आगे आए। मैडम किरण बेदी भी आए हैं ना, पंजाब के बहुत से जर्नलिस्ट भाई आए, उनमें बहुत से लोगों के मैं नाम भी ले सकता हूँ, है ना। बट कई बार क्या होता है, उन लोगों से हमारा हारमनी नहीं होती है ना, किसी चैनल की ऐसे, तो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। तो लेकिन वो लोगों मुझे कहते थे कि आपको क्या कर सकते हैं हम लोग आपको। तो मैं कहता था देखिए, मैं कोई ऐसा तो है नहीं, मैं किसी ऐसे घर से तो है नहीं कि मुझे ऐसी ज़रूरत हो, लेकिन आप एक चीज़ है जो आप करने में आपको भी बुरा नहीं लगेगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं जाएगी और दूसरों के काम भी आ जाएगी। आप यकीन करोगे, मैंने एक बुक मंगवाई जोनाथन ब्लैक की, हार्ड कवर, वो 12,696 रुपये की किताब है। तो मैं वो उसको नहीं खरीद सकता था, तो मैंने किसी को बोला, उन्होंने खरीद के दे दी। मैंने वो हज़ारों लोगों को पढ़वाई, वो थी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ। फिर अनोमलीज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी किताबें मैंने पढ़ी, दुर्लभ किताबें जो अगर हम खरीद, जो सिर्फ जेन्युइन जो ट्राइबल्स हैं, नोवाहो लोग हैं, जिन लोगों का। अब एक बात बताइए, हम कहीं भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, न्यूजीलैंड में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं,
तो अब कभी उनसे सवाल नहीं कोई करता, या लोगों के दिमाग में नहीं ये बात आती कि वो हम कहते हैं इंडियन कबीले, रेड इंडियन कबीले, तो इंडियन वहाँ पे कहाँ से आ जाते हैं 6000 साल पहले भी, क्योंकि दुनिया भर की सभ्यताएं इंडिया से निकली हैं। उनका ये फॉल्स नैरेटिव है कि आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, उनके अपने विद्वान जानते हैं ये, जिन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट से जेन्युइन बातें उठाई हैं, वो लोग इल्यूमिनेटी वालों को वही रिसर्चर्स पसंद नहीं है, हालांकि वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को बड़े बड़े विद्वान हैं, वो तो सरेआम कह रहे हैं डीएनए ट्रेसिंग वगैरह करने के बाद कि आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुई है। तो ये लोग क्यों, आप अगर किसी को ये लगता है ना कि अंग्रेज भारत में किसी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से कब्जा करने आए, उन्होंने हमारे पे कब्जा किया, बिल्कुल गलत सोचते हो आप। वो अपनी जड़ें ढूंढने आए थे। इंडस वैली की जो खुदाई करवाई उन्होंने, वो पागल नहीं थे अपने इंग्लैंड से पैसे लगा लगा के यहाँ वो करेंगे, है ना। तो या उनको कोई यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ बिछाने का शौक़ था, इन्वेस्टमेंट का शौक़ था? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न यही था, वो असल में अपनी, उनको पता था ना, वो अपने यहाँ से हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स उठा के ले गए, हमारी एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, उसके व्हीकल्स, ये जो आपके यूएफओज वगैरह आप सुनते हो ना, तो सर ये मतलब ये सब की मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया से गई हुई हैं, ये टेक्नोलॉजी की। इंडिया के पास कहाँ से आई? इंडिया के हमारे एंशिएंट जो बहुत से, जिनको हम ऋषि मुनि बोलते थे या फिलोसफर्स थे, बहुत, जैसे आर्यभट्टा जैसे लोग हैं ना, अपने इवन इल्यूमिनाटी में भी एक इंडियन इंसान रहे हैं, जिनका नाम मतलब मैं बताना चाहूँगा, किसी ने शायद आज तक बताया नहीं होगा, ना किसी ने पूछा होगा, मैं अपने आप से बता रहा हूँ। तो वो थे हमारे मतलब बहुत आला दर्जे के साइंटिस्ट, उनको वो ले गए थे, विक्रम साराभाई। तो उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा को भी ऑफ़र दी थी ये कि आप हमारी तरफ, हमारी साइड में आ जाओ, क्या लेना आपको इंडिया में, इंडिया से, क्या आप जज्बाती हो रहे हो। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बारी कोई बोलती हुई लाइब्रेरी देखी है। पाजी कोई टॉपिक है जिस पे आप बात नहीं कर सकते? ये सब उसकी दया, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल रहा हूँ ना। कितने जेल नाम के याद समय है के आपको? दौरान तो किसी ने ये सोचा भी नहीं ना जेल में कि मेरे पास मतलब ज़्यादातर लोग ये रोने लगते हैं कि मुझे बेकसूर सजा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैंने सोच लिया था कि भाई मैं इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता, मेरी बात कोई नहीं मानने वाला, तो सज़ा हो ही गई जब मैं, तो मैं इस टाइम को कैसे अपने लिए गोल्डन टाइम बना सकता हूँ, वो मैंने किया। वो कोई बाहर भी कर सकता है, बाहर तो इंसान आज़ाद फितरत होता है। ये मैं ज़्यादातर अपने विद्यार्थियों से यही बात करता हूँ कि अरे भाई, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी चीज़ है, आज़ादी की सांस है तुम्हारे पास, तो समझ नहीं सकते। मैं इसीलिए खुल के ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे पता है एक एक पल की क्या कीमत होती है, आज़ादी की क्या कीमत होती है। मैं उस समय को याद करता हूँ। आप किसी को ना एक कमरे के अंदर बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो, उसको बोलो कि आप 5 घंटे बैठ के दिखाए, मैं अपने घर में महीनों बीत जाते हैं कि मैं खुशी से बैठा रहता हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है वो अपना कुछ लिखने में, किसी रिसर्च पे। कितना ज्ञान है पाजी आपके पास, वो सब दया है। निचोड़ क्या निकाला है पाजी आपने इतनी बुक रीडिंग करने के बाद लाइफ में? ये कि पहली बात ये कि आप, पिछली बार भी आपको बताया था कि आप अगर कोई बंदा है, आपको लगता है मेरी बात आपको अगर मेरे से भी इम्प्रेस हो, आप मेरे से इम्प्रेस्ड मत हो। वो किसी की नॉलेज, अकेली नॉलेज से इम्प्रेस नहीं होना। हमने देखना है जो वो बातें कह रहा है, क्या वो रियल ज़िंदगी, उसका खुद का कैरेक्टर उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नामी गिरामी शायर हुए हैं हमारे पंजाब के, या ये भारत के, या दुनिया भर के, या दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें करने वाले लोग हुए हैं, लेकिन उनके अपने कैरेक्टर बहुत बिल्कुल फिसड्डी थे उसके मामले में। डफूस बोलता था मैं उनको, दिखाना कुछ और, करना कुछ और। ऐसे लोगों की बात कभी मत मानो जो मुँह से कुछ कहते हैं लेकिन खुद उनका किरदार उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो खुद उन बातों पे नहीं चलते, एक्शंस नहीं मैच सुना करते। होगा ना कि हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने वो गुड़ की डली, तब तक उस बच्चे को औरत लेके गई कि आप इसको समझाओ, ये मीठा बहुत खाता है। उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद लेके आना, तो उन्होंने पहले खुद मीठा खाना छोड़ा, फिर उसको समझाया। 100%। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे, तो फिर आप वो एक किताब में और उस इंसान में क्या फ़र्क है? पर बाजी लोग पहचानने कैसे आजकल की, जो इंसान बोल रहा है वो खुद भी मानता है कि नहीं? सर एक तरीका होता है, पहले फर्स्ट लर्न हाउ टू लर्न, है ना। और दूसरी चीज़, मैंने जेल के अंदर सबसे पहली जो अपने लिए इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप जो उठाया था, जो मुझे देख कर के लाखों लोगों ने फॉलो किया,
मैंने ना एक बड़े सारे पेज पे बहुत बड़ा बड़ा पेन से लिख दिया, डू इट नाउ। मुझे आदत थी, हमें पंजाबियों को ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत आदत होती है। चल यार कर लांगे, ठहर के कर दें, अजे मूड नहीं, आ कर लिया, वो कर लिया, इन्हें बुला लिया, उन्हें बुला। तो हम लोग क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं हर काम में। तो मुझे भी ये आदत थी, मुझे अपनी ये आदत सबसे बुरी लगती थी। मुझे लगता था पहले, सबसे पहले इस आदत को छोड़ना होगा। तो मुझे वो मेरे माइंड पे वो चीज़ हैमरिंग करे, मेरी ही लिखी हुई। तो मैंने लिख दिया डू इट नाउ, जो भी करना अभी कर। मेरा कुछ मन में आता कुछ लिखने का, अभी लिख। तो मैंने क्या किया, लेटे लेटे वहाँ पे एक डायरी और उसके साथ पेंसिल धागे से बांध के टांग ली, कि दिमाग में रात को कोई आइडिया आया, बेड स्विच टांग लिया एक बना के उसी का, बल्ब का। तो वो बेड स्विच ऑन किया, रात को 12:01 पे आँख खुली, दिमाग में कोई आइडिया आया, वहीं पे सिर्फ लाइट ऑन की, पेंसिल निकाली, क्योंकि पेंसिल अगर आप पेन से लिखोगे तो दीवार पे उल्टी साइड वो चलना बंद हो जाएगा, इंक का वो ग्रेविटेशन अप्लाई होगी उस पर। तो वो मैं पेंसिल से लिख देता, ये शेर, मैं शेर व शायरी भी करता था तो शेर लिख देता था, कोई दिमाग में थॉट आता था। तो मैंने पहले ये चीज़ सीखी, डू इट नाउ। किसी भी चीज़ में आप देरी मत कीजिए, अगर माइंड में कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो तुरंत कीजिए उसको, साथ की साथ ही कीजिए उसको। ये आदत छोड़ दीजिए कि फिर करेंगे, ऐसे करके करेंगे, ऐसे माहौल में करेंगे, कॉफ़ी का कप लेके फिर करेंगे, है ना, फिर उठ के करेंगे, ठंडे पानी में 4 बजे नहा के करेंगे, है ना। ये हमारे बहाने होते हैं, ये बहाने छोड़ दीजिए। अगर हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है तो हम क्या ज़िंदगी को क्या कंट्रोल करेंगे। वो चीज़ सबसे पहले मैंने सीखी कि डू इट नाउ। जो भी दिमाग में आया है कुछ पॉजिटिव ख्याल कि ये करना है वो करना है, पढ़ने के मामले में अप्लाई किया इसी चीज़ को मैंने। फिर जो बुक्स थी मेरी, मेरे दिमाग में आ गया ये चीज़ सीखनी है अब, इंग्लिश की ये चीज़ वर्ड। तो मैं तुरंत अपने साथ की साथ ही विद इन सेकेंड्स वो डिक्शनरी उठाता, वो वर्ड देखता, उसको एक अलग डायरी में नोट करता। तो ऐसे मैंने एक एक चीज़ करके सब चीज़ों को सुधारा। डू इट नाउ का अब मेरी ज़िंदगी में ये मेरी आदत ही बन गई कि अगर मेरे माइंड में ये आ गया कि मैंने ये करना है तो मैं उसके लिए प्लानिंग नहीं करता हूँ, उसको करता हूँ। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज बेटर देन परसेप्ट। बातें करने से, प्लान बनाने से अच्छा है आप उस काम को करो। अगर हम इसको सिंपली अप्लाई करना हो, जब तक हम लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग किसी मोटर में कहीं चौबच्चे में जाके तो फिर उसके पानी के अंदर बैठ के प्रैक्टिस करके फिर तैरना सीखेंगे, फिर नहर के अंदर डीप स्विमिंग पूल में या नहर में उतरेंगे। नहीं, जब तक हम गहरे पानी में नहीं कूदेंगे हम तैरना सीख ही नहीं सकते। हमें ये समझना होगा, अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उस काम में कूदना है। ये नहीं कि हम पहले ये प्लानिंग करें, इसकी पहले प्रैक्टिस करें, इसकी ट्राई करें, इसका ट्रायल करें, फिर जाके नहीं। इसीलिए आप प्रैक्टिस इज ऑलवेज बेटर देन परसेप्ट। करो जो आ गया मन में, करके देखो किसी चीज़ को। इलॉन मस्क की अब स्टेटमेंट आई है कि दिल्ली टू कैलिफोर्निया इन 30 मिनट्स। सर जो है ना, ये चीज़ें क्यों चल रही हैं, मैं मतलब इकोनॉमिक सीन क्या है। पिछली बार मैंने बोला था, बहुत से लोगों ने गालियां भी निकाली, उनको दुख हुआ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ड्रीम क्या होता, पूछो पंजाबी बंदे का ड्रीम क्या है, बाहर जाना। ये कोई ड्रीम है? बाहर जाना तो कोई ड्रीम नहीं है ना, कुछ बनना है वहाँ पे जाके, क्या करना है, ये ड्रीम है। तो दुनिया भर का मेरे भाइयों इकोनॉमिक सीन चेंज हो गया। उसकी वजह क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये वॉर्स जो हैं वो डॉलर को बचाने की वॉर्स ही हो रही हैं। जो यूक्रेन, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो इज़राइल फ़लस्तीन की वॉर चल रही है, जो ये दूसरे दुनिया भर में सीन चल रहे हैं, ये जो मतलब रिलीजन फोबिया क्रिएट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है यूरोप के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जानबूझ के ये इल्यूमिनाटीज़ के चलाए हुए हैं सारे फंडे। उन लोगों के ये टूल्स हैं। 9/11 उन्होंने खुद करवाया था। अब तो अमेरिका के बहुत से मतलब 60% से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो वो ये सीन है कि डॉलर डी डॉलराइज हो चुका, आप समझिए उस बात को। अब हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी है, उसमें से अगर हम ये मान लें कि 50 करोड़ बंदा भी कहीं बाहर चला जाता है, तो वो 100 करोड़ बंदे जो पहले डॉलर को हर रोज़ हम लोग सुनते थे, डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का, डॉलर के हम लोग मतलब एक तरह से खुद को, जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, जलील महसूस करते थे कि हमारी करेंसी यार कहाँ से गिर गई, देखे कितनी मंजिल से गिर गई। अरे भाई, मंजिल से नहीं गिरी, उनका मतलब था कि डॉलर के मुकाबले आपका रुपया इतनी कम वैल्यू का रह गया। तो आप एक बात बताइए, तो
हमारी करेंसी जो है गोल्ड बैक्ड करेंसी है। हमारे अगर 100 रुपये हैं, उसके पीछे 100 रुपये का सोना काम कर रहा है। तो डॉलर के पीछे कोई हवाई है सब कुछ, उसके पीछे कोई सोना नहीं है, कोई रिजर्व गोल्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो भी हम लोग अपने सिर्फ वो 50 करोड़ बंदों के कारण जो बाहर गए हुए थे फॉरेन कंट्रीज में, वो डॉलर कमा के हमें भेज रहे थे, तो डॉलर को रिस्पेक्ट दे रहे थे कि ये उनकी खून पसीने की कमाई है, इसलिए हम उनको अपने रुपये से कई गुना मान रहे थे कि नहीं तो उनकी भेजी हुई मेहनत का मूल्य जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको नहीं मानेंगे। हालांकि पता, तो हम लोग एक ढंग से, हमारा जो 100 करोड़ दूसरा फेलो इंडियन था, उन अपने बंदों की वजह से, वो बाहर गए हुए मतलब अब्रॉड रहने वाले बंदों की मेहनत की कदर के कारण ये मान रहा था कि हाँ ठीक है, हमारा रुपया लुढ़क गया डॉलर के सामने। तो इसमें क्या होता था, हम अपनी, जब वो उनका डॉलर यहाँ आता है तो हम अपनी करेंसी से उसको कंपनसेट करते हैं, उसका डेट उतारते हैं। वो लोग तो अपने लिविंग स्टाइल को लेविश बनाते चले जा रहे हैं, उसका डेट कौन पे कर रहा है? हम लोग अपने सोने से कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके डॉलर के बदले अपने सोने वाली बैकिंग वाला 100 रुपया दे रहे हैं एक डॉलर के बदले। तो उनकी तो विदाउट गोल्ड के कितनी वैल्यू बढ़ गई, यानी एक कागज़ की करेंसी की वैल्यू एक गोल्ड बैक्ड करेंसी से ज़्यादा हो गई। तो हमारे नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि अब आज की तारीख में सीन ये हो गया कि दुनिया भर के ऐसे मुल्क जैसे जो जिनको बोलते हैं मेन हार्टलैंड, एक जगह है मेन हार्टलैंड। मेन हार्टलैंड क्या है? वो धरती का वो एरिया जिसके अंदर 60% पॉपुलेशन रहती है। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन वो धरती के 30% एरिया में दुनिया भर की 60% आबादी रहती है। वो है चाइना, रशिया, इंडिया, है ना, और इर्द गिर्द के हमारे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोप के कंट्री भी उसके अंदर आ गए हैं ना, जो रशिया के पास वाले कंट्रीज़ हैं, उसको बोलते हैं सारे एरिया को मेन हार्टलैंड। वो मेन हार्टलैंड ही इकोनॉमिकली जो दूसरों का उन्होंने कर दी ना, सारे कंट्रियों ने, कि अब हम आपके डॉलर को अपनी करेंसी से ज़्यादा वैल्यू की नहीं मान सकते, क्योंकि आपके डॉलर के पीछे कोई बैकिंग नहीं है गोल्ड की। हमारी करेंसी गोल्ड की है। इसका मतलब आपकी कंपनियां यहाँ आएंगी, वो अपनी चीज़ें यहाँ पे बेचेंगी, हम उनके फोके डॉलर के बदले अपनी गोल्ड बैक्ड करेंसी दे देंगे। उससे आपके लोग जो हैं लैविश लाइफस्टाइल से जिएंगे। आपका कर्ज उतार रहे हैं हम लोग, तो हम आपका कर्ज नहीं उतारेंगे। तो ये मेन हार्टलैंड कंट्रीज़ के लोगों ने कर दी ना, उन्होंने मतलब इवन के वो उनको बैकफायर करने लगी वो चीज़, वो लोगों ने अंदर से बगावत कर दी। हमारे इंडियंस, मतलब वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने अंदर से दिल से बगावत कर दी कि कैसे पैसा लुढ़का हमारा यार तुम्हारे डॉलर के आगे। तुम्हारे डॉलर के पीछे कोई बैकिंग तो है नहीं गोल्ड की, हमारा गोल्ड वाला बैकिंग वाला रुपया आपकी करेंसी के आगे कैसे लुढ़क जाएगा? तो उन्होंने कहा जाओ, हम तुम्हारा डेट उठाते। दुनिया भर के लोगों ने, अमेरिकन लोगों का, कैनेडियन लोगों का, ऑस्ट्रेलियन लोगों का कर्जा उतारने से ना कर दी। कर्जा उतारना मतलब वो लोग डॉलर बना छाप के कागज़ का डॉलर खर्चते चले जा रहे हैं। उसका जो वो डॉलर की वैल्यू को बांट दिया गया हमारे कंट्रियों में, मेन हार्टलैंड में, उसका कर्जा कौन उतार रहे? हम लोग। तो हम लोगों ने बगावत कर दी। तो वो कोई, अगर भाई लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके कहने से कोई मानने वाला नहीं है ना। पाकिस्तान का हाल इतना बुरा इसीलिए हो गया, श्रीलंका का इसीलिए हो गया, बांग्लादेश का इसीलिए हो गया। ऐसे सबका होता चला जाएगा जो उनके सिस्टम से खुद को नहीं तोड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, उस पर भी बात करते हैं हम लोग। रिसेंटली आपको ऐसे बहुत से एपिसोड्स, बहुत से बड़े बड़े, खास करके वो अखबार जो उनकी कंपनियों से जुड़े हैं, जैसे बेनेट एंड कोलमन, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बड़े बड़े अखबारों में आप खबरें पढ़ते होगे जी अमिताभ बच्चन ने कैसे ऐसे करके कर दिया, है ना, वो नाग अश्विन के साथ पॉडकास्ट में, ऐसे अनंत अंबानी ने कर दिया, ऐसे मोदी जी ने कर दिया, ये इंडियन। वो क्यों कर रहे हैं? वो एक्चुअल में क्या है वो सबको पता है। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है अमिताभ बच्चन के वो मीडिया के सामने ऐसी गलती कर दें, कोई ऐसी वेबसाइट जो है क्लिक कर दें, है ना, कि जो इंडियन इकॉनमी के अगेंस्ट।
वो असल में क्या है, वो अमेरिकन कंपनियों ने की एडवर्टीजमेंट कैंपेन है कि अगर अमिताभ बच्चन जानबूझ के अपनी गलती दिखा के भी हाँ मैंने तो जी गलती से ऐसा कर दिया, मुझे पता नहीं था कैमरा चल रहा है। अरे भाई, आप हम सब इंडियंस को पता है कितनी फिल्मों में कितना कैमरा फेस करते हो, कितने रीटेक होते होंगे आपके, कितनी उम्र से आप अब तो एक्टर ऑफ द मिलेनियम अगर आप कहो कि मुझे पता नहीं, याद नहीं रहा कि कैमरा चल रहा है, तो ये हमारे बात हजम नहीं। वो अमेरिकन कंपनीज फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के थ्रू, अब आप समझिए, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, फोर्ब्स के प्लान, उनके थ्रू लोगों को मतलब अमेरिकन इकॉनमी में डॉलर को बचाने के पीछे लगे हुए हैं कि ऐसे हमारा डॉलर बच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेन हार्टलैंड कंट्रीज़ के, अमेरिका ना, इंडिया के, रशिया के, तो हमारे जो इनके चाइना के या और दूसरे ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जो हैं हमारे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स खरीद लें, वो हमारे फंस जाए हमारे जंजाल में, हमारी इकॉनमी के, हमारे डॉलर के जंजाल में। इससे उनको टाइम मिल जाएगा 11-12 साल का, हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे अपना पैसा, वो हमारा पैसा जो है गोल्ड बैकिंग वाला पैसा है। मान लो हमने उसे ऐसे किसी फ्यूचरिस्टिक प्लान में एक लिंक पे 21,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो है कहाँ पैसा उसमें? तो हमें क्या पता है, वो जो हवाई है वो पैसा, आपके पास एक पासवर्ड है, ये आपके इतने पैसे जमा हो गए। अरे कहाँ हैं आपके पैसे, वो कहाँ हैं? कल को अगर कोई मुकर गया कि वो तो जी हमारे इंडिया के, और जैसे हो ही रहा है सीन, डॉज कॉइन खत्म हो गया, इंडिया और अमेरिका के, इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप तो पॉलिटिकल बंदों के हाथ में है। कल को ये क्या गारंटी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के रिलेशन ख़राब नहीं होंगे? वो कहेंगे भी हमारी तो इनके साथ जी लड़ाई शुरू हो गई, हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप ख़राब हो गए, तो आप लोगों ने जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स लिए थे वो मिट्टी। इसी वजह से इंडिया में फ्यूचरिस्टिक प्लान्स चले ही नहीं। लोगों ने काम शुरू किया डिजिटल करेंसी का, उसकी ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन वो 1-2 साल में फिस हो गया सारा काम। क्यों हुआ? क्योंकि सब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है, हमारी हार्ड अर्नड मनी है, उसको हम किसी ऐसी करेंसी के वाले कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसकी बैकिंग जो है गोल्ड की नहीं है। उसके लिए हम लोग अभी उठना शुरू कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के जंजाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, IMF के जंजाल से। उसके लिए हम लोग ना अपनी जैसे ब्रिक्स के वो बन रहे हैं, हमने तो उनको भी ऑफ़र दी है कि आप अपनी करेंसी को गोल्ड बैक्ड कर लो, तो हमारी जो पैरिटी हो जाएगी दुनिया भर की, तो उसमें हमें भी फ़ायदा है। हमारा ऐसा नहीं होगा कि भी इंडियन रुपी जो डॉलर के कंपैरेटिवली इतने रुपए का हमारी इक्वलेंट हो जाएगी। करेंसी कन्वर्जन का ये तरीका नहीं है। हम किसी को पूछते हैं ना, पहले क्या होता था, ये किसी क्या है, ए मेरे मामे ने आस्ट्रेलिया तो भेजे वाह, अच्छा ते आ जुत्ते एडिडास दे, अच्छा ये किन्ने दे ने भाई, $1 इन्ने दा ते $500 दा ये आया, मामा कहंदा सी, ते इत्थे ये ना 50,000 दे होए जुत्ते। वो ऐदा नहीं होंदी कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कैसे होती है पैसे की? आप ईजी वे क्या है, आपने चीपेस्ट कमोडिटी देखनी है, आलू दुनिया में हर जगह यूज़ होता है, बर्गर में, चिप्स में, सब चीज़ों में, है ना। तो कितने में वहाँ पे अमेरिका में 1 किलो आलू आता है, कितने रुपए का, और इंडिया में कितने रुपए का 1 किलो आलू आता है, मिनिमम जो कमोडिटी होती है। तो कंपेयर करें कि उनकी करेंसी की वैल्यू उतनी बराबर है। मान लीजिए हमारे यहाँ 40 रुपए का किलो आ रहा है वहाँ, तो उनके वहाँ 1 किलो आलू $1 का आ रहा है, सपोज दैट, तो उनका डॉलर हमारे यहाँ 40 रुपए का है। अच्छा, ये है एक्चुअल वे। होगा कब सर? वो ब्रिक्स कंट्री के थ्रू हो जाएगा, अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। कभी इल्यूमिनाटी वालों ने आपको कांटेक्ट किया? नहीं सर, वो मेरे जैसे लोगों से नहीं कांटेक्ट करते, वो लोगों के पिरामिड ऐसे हैं, वो उनका 7th लेवल जो है, 7th लेवल उनका है फ्रीमेसन्स। तो फ्रीमेसन्स पहला ऐसा लेवल है जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन शुरू होती है। वो लोग पब्लिक के साथ, उनके 7th लेवल के बंदे फेस टू फेस होते हैं, वो भी पब्लिक के नहीं, इनडायरेक्टली पब्लिक के, जैसे कोई PM के थ्रू किसी, है ना, वहाँ पे है उनका एक महकमा बनाया हुआ, आप कभी चेक कीजिएगा, ट्राइलेटरल कमीशन। चेक कहाँ हो सकता है? आप डॉक्यूमेंटेशन सारी नेट पे चेक कर सकते हो, या दूसरी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं उसमें कर सकते हो। तो ट्राइलेटरल कमीशन क्या है, आप ये सर्च कीजिए। अच्छा, ये तो बात मतलब खत्म ये हो गई सरकारी कि महकमा है कि ट्राइलेटरल कमीशन क्या होता है। वो नहीं, मेरे कहने का जैसे वर्ल्ड बैंक होता है ना,
ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वैसे है ट्राइलेट। नहीं, ये बात तो श्योर है कि इल्यूमिनेटी एग्जिस्ट करती है। 101% मैंने आपको बता तो दिया। जेफरी एप्स्टीन उनका एजेंट है सर। जेफरी एप्स्टीन का केस है, FBI ने ट्रायल किया है, उसमें कितने हजारों में गवाह हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये सीक्रेट सोसाइटी है तो अगर इनका पता ही लग गया लोगों को, तो ये सीक्रेट सोसाइटी कैसे रही फिर? सर वो अवेयरनेस से लोगों को धीरे धीरे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती। आप मानिएगा उसको कहते हैं कि सैटन की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? सैटन का सबसे उम्दा तरीका क्या है? लोगों को ये मनाना कि शैतान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहली उसकी ट्राई ये होती है। उनके जो हम लोगों को डीबंक करने के लिए उनके जो महकमे बैठे हैं, उनके जो अपने लोग बैठे हैं, जो उनसे नोइंगली अनोइंगली बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो सब हमें पहले ही क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो वो बात होगी ना कि एक पॉलिटिशियन कंपेन कर रहा है और बोल रहा है कि कंपेन पे जोर लगाओ कि पॉलिटिशियंस होते ही चोर हैं। हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि मातृभाषा की जो मजबूती के लिए मैं कैंपेन चलाने जा रहा हूँ, तो अभी मैं फ्री हो गया हूँ, मेरा बेटा बस मैंने कनाडा भेजना था, उसको भेज दिया। तो अबे भाई तूने अपना बेटा बाहर भेज दिया, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं इस काम को सही ढंग से कर सकता हूँ, है ना। तो ये तो वो बात होगी ना। बिल्कुल। क्या इनका बात तो मेन हेड कौन है भाई इल्यूमिनाटी का? सर इल्यूमिनाटी ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਮਸ ਫੋਰੈਸਟਲ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CIA ਦੇ ਜਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਰੋਨਲਡ ਰੀਗਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ UFOs ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, है ना। UFO ਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, UFO ਏਲੀਅਨਸ। ਉਹ UFOs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲ ਟੂ ਪੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਮਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਏਲੀਅਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਲੀਅਨਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਏਲੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਏਲੀਅਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, UFOs ਐਂਡ ਆਲ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਡਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ, ਇਹ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਟੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। इन लोगों ने सभी इलाज जो हैं ढूंढ रखे हैं। उन लोगों की ये टेक्नोलॉजी है, उनके अपने साइंटिस्ट हैं, उनके ही ये व्हीकल है। उन्होंने क्या किया, हमारे एक होते हैं पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेना, जैसे गोस्ट होते हैं, डीमंस होते हैं, स्किन वॉकर रॉन्च पे जो फिनोमेनाज होते हैं वो है पैरासाइकोलॉजिकल और इंटरडायमेंशनल फिनोमेनाज। उन्होंने देखा कि पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। हमारे व्हीकल हैं, इनको हमने छिपाना है, तो वो दोनों चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया एक में। हमारे दिमाग में जानबूझ के अपने उनके प्रोपेगंडा डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोपेगंडा डिपार्टमेंट्स मतलब आप यकीन करोगे यूट्यूब के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स उनके प्रोपेगंडिस्ट हैं, जिनको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो ये बात फैला रहे हैं स्पेशली अननोइंगली। खुद में वो उनको लगता है कि हमने ये चीज़ ढूंढ ली, एलियंस मिले, ये UFO के साथ बॉडीज़ मिली, है ना। वो जो बॉडीज़ वहाँ पे मिली थी वो ह्यूमनॉइड्स थे। वो जो नाजी कैंप्स के अंदर वो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो हाफ ह्यूमंस हाफ मशीन्स जो उन्होंने बनाई हुई थी वो थे, वो तीनों डेड बॉडीज़ जो वहाँ पे मिली थी रॉसवेल में। तो वो जो रॉसवेल में व्हीकल मिले थे इनके थे, कैपिटलिस्ट लोगों के, सुपर रिच लोगों के थे। इनके साथ इन्होंने क्या किया, हमारे इन लोगों ने पैरासाइकोलॉजिकल यानी भूत प्रेत गोस्ट डीमन स्किन वॉकर जैसे फिनोमेना को उनके साथ जोड़ के हमारे सामने पिक्चर क्या पेश कर दी कि वो प्लैनेट्स होते हैं बाहर कोई, और उन प्लैनेट्स पे लाइफ है। वो ये वो प्राणी हैं जो दूसरे ग्रहों से आए हैं, यानी ये परग्रही हैं।
तो वो डीमंस जैसे जो इंटरडायमेंशनल या पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेना है, अपनी टेक्नोलॉजी को छिपाने के लिए उन चीज़ों को अटैच कर दिया एक, क्योंकि उसके बारे में शुरू से लोगों को हिस्टोरिकली ही कन्फ्यूजन था। तो ताकि लोगों को पता ना चल पाए कि इन चीज़, अगर ये व्हीकल कहीं गिर भी जाए तो लोग डर जाएं कि इनमें रेडिएशन होती है, कोई एलियंस हो, खबर पता नहीं क्या उनके साथ टेक्नोलॉजी हो ऐसी। इल्यूमिनाटी के बारे में बताओ और पाजी, इसके मतलब आप इनका मतलब मकसद जैसे क्या है? क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, मकसद क्या है इनका ज़िंदगी का? पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं। तो अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे इनकी कोई मतलब जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। हाँ, ये खून इल्यूमिनाटी के के बारे भूखे में क्यों? एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये इल्यूमिनाटी जो है वो एक अलग टर्म है, उसको सिंबॉलिकली सीक्रेट सोसाइटीज़ के लिए यूज़ कर लिया जाता है। उनके लिए एक जैसे हम लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले क्या हुआ करता था, एक निरमा हुआ करता था, एक सर्फ हुआ करता था, एक एरियल हुआ करता था, है ना, थे तो वो वॉशिंग पाउडर। लेकिन हम लोग आजकल पंजाबी लोग क्या बोलते हैं, फलानी कंपनी का सर्फ दें, फलानी कंपनी का सर्फ इटसेल्फ वाज अ प्रोडक्ट। तो हम लोग हर चीज़ के लिए, वॉशिंग पाउडर के लिए सर्फ यूज़ करने लग गए। ऐसे ही इल्यूमिनाटी टर्म है। इल्यूमिनाटी वो नहीं है। इल्यूमिनाटी क्या थे, वो 16th सेंचुरी में बवेरिया के अंदर एक एडम वाइशॉफ्ट नाम का बंदा था, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी शुरू की थी। वो वहाँ पे एक थूले सोसाइटी और एक व्रिल सोसाइटी थी, जो टेक्नोलॉजी के पीछे थे, एग्जॉटिक टेक्नोलॉजी है जो यूएफओ की है, तब वहीं से आई है ये टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में तो इसको जो विनोवर किया था वो नाजीज ने किया था, क्योंकि वो उनके लिए, उनके पास एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत उम्दा साइंटिस्ट थे। आज भी जर्मन कंपनियां ऑटोमोबाइल के अंदर सबसे बढ़िया मानी जाती है। V2 रॉकेटरी जो है ना, इवन अमेरिका ने उन लोगों को किडनैप करके लेके गए अमेरिका, तब से अमेरिका ने तरक्की की। जो वर्नर वॉन ब्राउन थे, है ना, एनरिको फर्मी थे, ऐसे लोग थे। या इवन आप जानते हो निकोला टेस्ला जो थे, वो भी पीछे से क्रोएशियन थे एक्चुअल में, उसी रीजन के, मतलब यूरोप के उसी रीजन के थे जो रशियन जर्मन एरिया पड़ता है। तो वो वही लोग हैं जो इल्यूमिनाटी में थे शुरुआत में। वो हिडन टेक्नोलॉजी के पीछे थे, उन्होंने बहुत सी हिडन टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाई। उन्होंने बनाई एक नाजी बेल नाम से। फर्स्ट यूएफओ जो थी उसका नाम था हनीबू, है ना। उससे पहले ये चलती थी जेपलिन के नाम से। ये एक्चुअल में है टेक्नोलॉजी अलग सिविलाइजेशंस की। एक्चुअल एलियंस कौन है? एक्चुअल एलियंस हैं हमसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं वो। पता है इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारी जो 6000 साली सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, जिसका नैरेटिव ये है कि 6000 साल पहले ये धर्म चले, उससे पहले हम गुफाओं में रहते थे। ये ऐसा कभी नहीं था, ये झूठ है। 6000 साल पहले हम गुफाओं में, लाखों साल से इंसान कई बार होके, कई बार मर के मिट के, कई बार दोबारा उत्पत्त हो गया, दोबारा पैदा हो गया, ऐसा हो चुका। तो बहुत सी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, वो रहती कहाँ? वो अंटार्कटिका पार रहती हैं। तो अंटार्कटिका ट्रीटी जो है हमारी सभ्यता के लोगों को, जो हम अब पृथ्वी जो है ना, अभी तक एक्चुअल में हम लोगों ने जितने मर्जी हम सैटेलाइट चढ़ा लें, हम लोगों ने जो पृथ्वी है वो 19 से लेकर के 29% से ज़्यादा अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड भी। इतनी बड़ी है वो। तो अंटार्कटिका हमारी सभ्यता की, जो इल्यूमिनाटी जिसको हैंडल करते हैं, जिसके इकोनॉमिक सिस्टम को, जिसके मिलिट्री सिस्टम को, वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका ट्रीटी जो है एक्चुअल में दूसरी, मतलब इस पृथ्वी की दूसरी सभी सभ्यताओं के साथ हमारा समझौता है कि हम तुम्हारी दुनिया में इसको पार करके नहीं आएंगे, तो आप लोग इधर नहीं आओगे कभी। वो आते हैं, वो दिखाते हैं कि भी देखो हम लोग आए, तो आपको तो, हम तो आँख के झपक्के से वापस चले जाते हैं, आप लोग तो हमें पता भी। उनकी टेक्नोलॉजी शुरू में इन कैपिटलिस्ट लोगों ने उनसे मांगी, उस पर रिसर्च की, उसको डेवलप किया, उसको सीखा, लेकिन ये उसके लेवल के 10% भी पहुंच नहीं पाए। क्या क्या होता है बाजी उधर? नई बात सुनने को बहुत कुछ है। ये जो अर्थ हमें दिखाई जाती है ग्लोब पे, वो सभ्यताएं सारी की सारी जो है हमारी तरह ऐसे प्लेन पे नहीं रहती। बहुत सी हैं जो
इनर अर्थ रहती हैं, है ना, अंदर रहती हैं बहुत सी बड़ी बड़ी। एक आप मेरे कहने से उसका एक मॉडल जो है मैं आपको बताता हूँ। हमारी दुनिया में उसका मॉडल क्या है? हमारी दुनिया में उसका मॉडल है वियतनाम की सुन डोंग केव। आप कभी चेक करना, किसी रिसर्चर ने ना सुन डोंग केव के अंदर एक वो छोड़ दिया था, ये अपना ड्रोन कैमरे से, उसकी आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी दुनिया भी होती हैं, ये कहाँ हो पे है? सकती हैं। उसके अंदर प्लांट्स, सुंडोंग वियतनाम के अंदर है, इतना बड़ा केव सिस्टम है वो। उसके अपने दरिया हैं, अपने समंदर जैसे हैं, ऐसे ट्रीज हैं जिसके हमने कभी नहीं देखे, ऐसे फ्लावर्स हैं जैसे हमने कभी नहीं देखे, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिससे हमने कभी नहीं देखे। धरती के अंदर? जी, केव के अंदर। तो वहां कौन रहता है? सर वहाँ कोई, मतलब वो एक नेचर का बनाया हुआ केव सिस्टम है जिसके अंदर पंछी रहते हैं, फूल्स हैं, वेजिटेशन है, दरिया हैं बड़े बड़े। आप कभी जाके चेक कीजिए, वो हमारी सभ्यता के लोगों में भी बहुत पॉपुलर है वो। मतलब है तो हमारी सभ्यता में, वियतनाम के अंदर है वो, उनकी सभ्यता की बात नहीं, वैसी दुनिया है उनकी। उसके लिए अगर आपने देखना है ना कि दूसरी सभ्यताओं की, अंटार्कटिका पार की सभ्यताओं की लाइफ कैसी है, तो उसके लिए एक आपको बुक बताता हूँ। उस बुक का नाम है स्मोकी गॉड। एक हमारे इधर से एक मिलिट्री जनरल जो है वो वैसे मिलिट्री में तो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के कारण उनको लिया गया था, वैसे वो एयरफोर्स में थे। तो कई बार मैं कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करता हूँ, मैं किसी का नाम एडमिरल लेता हूँ तो मिलिट्री का जगह, तो आप ऐसे मत समझना कि भी मुझे टेक्निकली उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि मिलिट्री में ये रैंक होते हैं। नो, कई बार क्या होता है किसी को डिप्यूट किया जाता है, मिलिट्री किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी एयरफोर्स के बंदे को डिप्यूट करती है। जैसे स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट ही मिलिट्री की जिसमें चलना है, उसकी मतलब उसकी पैट्रनेज में चलना है ना, सरप्रस्ती में चलना है, तो वो बंदा उन्होंने एयरफोर्स से हायर किया है, तो उसका रैंक भी वो चेंज कर देते हैं, समझ गया। है ना। वो उसका रैंक, जैसे मेजर जेसी मार्शल थे, वो बॉम्ब यूनिट में थे जो रॉजवेल में मिला था। पहले जेसी मार्शल थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये 101% जो है ये एलियन है, ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जेसी मार्शल जो है वो बॉम्ब यूनिट में थे, उनका काम था रेडिएशन चेक करना बॉम्ब की, न्यूक्लियर की। तो उस कारण से वो एयरफोर्स में भी रहे, नेवी में भी रहे, जिन प्रोजेक्ट्स के पे काम किया उन्होंने उसके हिसाब से उनके रैंक चेंज हो गए। तो वो जो इंसान थे वो गए थे स्मोकी गॉड वाले, तो वो मतलब बहुत क्रेडिबल सोर्स हैं, वो जनरल थे, जनरल लेवल के, जैसे एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड थे, है ना। वो गए थे, ऑपरेशन हाई जंप किया था उन्होंने चिली में जा करके, उन्होंने ना अपना मुंह खोल दिया, उन्होंने वो कर दी कि हमें इनर अर्थ सिविलाइजेशन मिली। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा तेरे सारे पेंशनरी बेनिफिट्स ले लेंगे वापस, चुप कर जा। तो उन्होंने वहाँ से गायब हो गए एकदम से। फिर बाद में नहीं उनको तो गलत फहमी में आग हो गई थी, ऐसे बोल दिया, बताया नहीं। वो कहते तेरे से पहले बताया हमें इन चीज़ों के बारे में कि ऐसी सभ्यताएं वहाँ रह रही हैं, इनके साथ हमारा समझौता है, ये इधर नहीं आएंगे। समझौता किसने किया हुआ भाजी? इन लोगों ने, ये जो मैं आपको बताता हूँ, इल्यूमिनाती इसमें में? मेजर फैमिलीज, रॉथसाइल्ड फैमिलीज, रॉकफेलर फैमिलीज, है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ भी इनके पिरामिड में तीसरे चौथे नंबर पे आती थी। इनकी बहुत सी कंपनियों के नाम हैं, जैसे बिल्डरबर्ग ग्रुप है, बिल्डरबर्ग का आप चेक करना। तो ब्लैक रॉक इनकी कंपनी है जो इनका इकोनॉमिक विंग हैंडल करती है। तो डिज्नी वर्ल्ड इनका है, हॉलीवुड इनका है। तो आप सर सोच नहीं सकते ये ऐसी ऐसी जगह पे ये इल्यूमिनाटी, मतलब ये क्या है, फाइनेंसियर हैं, पैसा ही बैंकिंग पैसा। सिस्टम है इनके, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं ये बैंकिंग को, एजुकेशन को, फार्मास्यूटिकल्स को, ये चीज़ों पे रखते हैं निगाह, उसके थ्रू यूज़ करते हैं, वो इनके सबसे बड़े टूल्स हैं। ये खून के प्यासे क्यों रहते हैं इल्यूमिनाटी वाले? खून के प्यासे इसलिए हैं, ये ना बच्चों के खून के बहुत पीछे हैं। जिनकी बात मैं कर रहा था ना, खजारियन कबीले, ये शैतान प्रस्त थे, ये इनको जड़ी बूटियों की और मेडिसिन प्रॉपर्टी जो होती हैं उनकी बड़ी नॉलेज है, हर्ब्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये लोग इसलिए ऐसे बच्चों के पीछे इसलिए हाथ धो के पड़े हैं। ये दुनिया भर से, आप सोच सकते हो, हर साल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से 4,60,000 बच्चे गायब हो जाते हैं,
सिर्फ अमेरिका से हर साल एवरेज बेसिस पे। और पूरे स्टैट्स पढ़े हैं। पूरे स्टैट्स पड़े हैं। तो दुनिया भर से करोड़ों हैं, वो बच्चे जाते कहाँ हैं इतने बच्चे? आपने कभी सुना है? ये तो हो सकता है कि भी यहाँ इंडिया में कोई गिरोह ने कोई मोटिवेट होकर इस बच्चे के पैसे मिल जाएंगे। हम लोग अभी तक उसी डर्रे पे वही बातें कर रहे हैं, हमारी वो जो बुजुर्ग औरतों वाली, कि ये तो हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हैं। अरे भाई, नेट के ज़माने में कोई उसकी फ़ोटो डाल देगा तो कहीं पे भी उसको देख लेगा कोई मिसिंग चाइल्ड को, और पुलिस के पास उसका सारा जो है डाटा रिकॉर्ड रहता है मिसिंग चिल्ड्रन का, तो वो तो पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर कोई भीख मंगवाएगा उससे हाथ पैर काट के। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग उनको कैसे ये ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये जब ये खजारियंस को नॉलेज थी ना पूरी नशीली दवाओं की, हेलुसिनोजेनिक दवाइयों की और ये चीज़ की, ये क्या करते थे, इनको ये चीज़ का बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा, ये क्या करते हैं, 3-4 बच्चों को पकड़ लिया, उसके सामने एक बच्चे की स्किन उतारनी शुरू कर दी, वो दूसरे बच्चे जितनी देर, इनका काम है ज़्यादा डराना उन बच्चों को। वो डराने से क्या होता है, एक बच्चे को मार करके ब्लेड से चीर करके जितने 100 बच्चों को वहाँ बांध लेते हैं, वो बच्चे डर रहे हैं। डरने से उनके ब्लड के अंदर मैक्सिमम एड्रीनलिन रिलीज होने लगती है। एड्रीनलिन जो है हमारा जो सबसे ज़्यादा मतलब मुसीबत को कोऑप करने का हार्मोन है, जो मुसीबत के समय हमारा दिमाग, मतलब वो एक पल वह होता है जब हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, या बिल्कुल जो है मतलब ऐसे ही जो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, या तो आप बिल्कुल सिट्टी पुट्टी गुम जिसको बोलते हैं वो हो जाती है हमारी, या इतनी तेज चलने लगता है दिमाग, ज़्यादा तेज चलने लगता है एवरेज से। वो क्यों होता है? वो एड्रेनलिन की सप्लाई एकदम से 4 गुना हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो वो बच्चों के दिमाग में वो जो हार्मोन्स उनके ब्लड में चले जाते हैं, ये उस ब्लड को पीते हैं। क्यों पीते हैं? अपनी एज को बढ़ाने के लिए, फॉर एवर यंग रहने के लिए। एक इंसान का, यूके के एक इंसान का बयान था, वो बंदा 80 ईयर्स का था, उसने ये बयान ऑन रिकॉर्ड दिया कि जब मैं छोटा सा था, 12-15 साल का, तब भी मैं क्वीन एलिजाबेथ को ऐसे ही देखता था जैसे मैं आज देख रहा हूँ। ठीक है, तब भी इसकी शक्ल ऐसी ही थी। मैं आज 80 साल का हो गया, ये आज भी वैसे ही है। तो वो बहुत से यूके के बहुत से लोगों को पता है कि उनकी हिस्ट्री में कहीं पे लोचा है, जो डायना का मर्डर भी इसी के चलते हुआ, उनके उसने देख लिए थे इनके रिचुअल्स वगैरह। तो पाजी भगवान नहीं देखता ये इतना अत्याचार कर रहे हैं? सर, भगवान की दखल अंदाजी उन चीज़ों में होती है ना। उन्होंने आपको सेल्फ विल दी है, आपको विल दी है। ज़्यादातर मुसीबतों को हम लोग आवाहन करते हैं, खुद सहेड़ लेते हैं। तो भगवान ने तो नहीं कहा कि आप लोग अपनी ओवर एम्बिशंस कर लो। बहुत सी चीज़ें हम अपनी ओवर एम्बिशंस के कर चलते जो है फंस जाते हैं उनमें ना, लालच के कारण, ओवर एम्बिशंस के कारण, या हम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है कोलैप्स कर जाती है। कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं। भगवान को रहम नहीं आता? सर, उसने हमें सेल्फ की विल दी है, पर अगर कोई अत्याचार करे, चीज़ में दखल अंदाजी नहीं है। अगर कोई अत्याचार करे फिर उसका मतलब भगवान का कर्तव्य नहीं है उसको बचाना? जैसे बच्चे छोटे छोटे स्टोरी सुन के दिल दहल रहा है। इस चीज़ के लेवल पे भगवान को नहीं मानता, इस तरह के भगवान को किसी को नहीं मानता। भगवान एक आध्यात्मिक चीज़ है, समझिए आप। वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। एक फिजिकल, जो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो एक फिजिकल फिनोमेना में आपका साथ कैसे दे सकती है? भगवान कोई सोने का थोड़ी बना है। अगर कोई कहे भगवान मेरे को अमीर कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, तो अपने शरीर से तोड़ के उसको सोना दे देगा। भगवान कोई ईंट पत्थर का नहीं बना हुआ, वो आपको कोठी दे देगा, है ना। समझना चाहिए, जो स्पिरिचुअल एंटिटी है वो आपको पीस ऑफ माइंड दे सकती है, आपको एनर्जी दे सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की, आपको सूझ दे सकती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दे सकती है, लेकिन वो आपके मटेरियलिस्टिक कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। भगवान कोई मटेरियल एंटिटी नहीं है। और मीटिंग करते हैं अगर आप सही तरीके से, यही इंडियन लोगों को समझ नहीं आती, वो हर चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंड का, किसी बाहर वाले हाथ की हेल्प की
मतलब सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, ज़िंदगी भर करते रहते हैं कि हमारी कोई लॉटरी खुलेगी, भगवान जी आएंगे। अरे भाई, भगवान को क्या समझ के रखा है? वो ईंट पत्थर का है, सोने का बना है। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम, जो मनी सिस्टम आपने अपनी दुनिया का करेंसी सिस्टम आप लोगों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने कब आपसे कहा कि भी मैं तुम्हारे लिए ये मॉनेटरी सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहा हूँ भाई, इससे चलेगा तुम्हारा सिस्टम? उसने तो नहीं बना के दिया। कब कहा उसने हमें कि भी आप पैसे से चलोगे? अपने आप एक बात समझ लीजिए, हमारे किसानी को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, वो क्यों चल रही है कि वो चाहते हैं, उन्होंने लॉकडाउन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट देख लिया करके कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो लॉकडाउन लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, जितनी मर्जी जंग हो जाए, जो सदा चलती रहती है, वो है फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने करगिल कंपनी के थ्रू इसमें अपना शुरू कर दी घुसपैठ। तो उनको समझ आ गई कि जो लोग अपना खाना उगाना, अपना पेट भरना जानते हैं, वो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं आ सकते। तो इनके काम को ही कंट्रोल करो। ये कहो कि जो जितनी भी किसी देश की ज़मीन होती है वो तो सब सरकार की होती है, आप लोगों के पास तो ये लीज पे है। क्यों भाई? जिस ज़मीन की हमारे बुज़ुर्गों ने हमें लिख लिख के दिया है, ये फलाने के नाम, इतने इससे इसके, इतने उससे उसके, तो वो उसको हम किसी की मान लें? कैसे मान लें भाई? क्यों मान लें? उन्होंने क्योंकि अपने कंट्रियों में ये सिस्टम कर दिया, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को लगता है ये काम, जो मोदी को गालियां दे रहे थे कि ये मोदी कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, टमकाना कर रहा है, उनको पता नहीं है ये काम वर्ल्ड बैंक के लेवल से, ये उससे भी आगे के लेवल से, ट्राइलेटरल कमीशन के लेवल से वहाँ से शुरू हुआ है। करगिल जैसी कंपनियाँ उन्होंने लॉन्च की हैं इसीलिए कि इन लोगों को स्पेशल बीज दो, शुरू में इनको प्रॉफिट दो। जैसे हिमाचल के अंदर बहुत सा कुछ ऐसा हुआ, पहले तो उन लोगों को बीज भी मिल रहे हैं, ये सेब उगाओ, वो सेब उगाओ, हम लोग उठाएंगे भी हिमाचल से बाद में कहा खुद तो स्टिकर लगा लगा के उसको ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में बेच रहे हैं कि इतने रुपए का एक सेब। वही किसान आज बिलख रहे हैं। तो अगर हमारे किसान मान जाते, उनकी बातों में आ जाते, तो इन लोगों के साथ भी यही होता। उन लोगों को चिढ़ है, आप समझिए, वो किस चीज़ के पीछे? गेहूं के पीछे। हम लोगों को लगता है शायद वो लोग तो जिसको हम जीरी बोलते हैं, जिसको हम चावल बोलते हैं, उसके पीछे नहीं। वो सोचते हैं ये पंजाबी एक टाइम च जिन्ना आटा झुलस जाते ने, इन्ने आटे तो 5000 ब्रेड बन जाती है। समझिए आप, इनका ये एक ना इकोनॉमिक्स की माल्थुजियन थ्योरी है कि अर्थ के ऊपर जितनी पॉपुलेशन हो गई और जितने हमारे फूड रिसोर्सेज हैं, वो उतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करते। उसके बस दो ही तरीके हैं, या तो आप उनको डिपॉपुलेट कर दो, सारी आबादी को ही मार दो। ये जंगें, युद्ध उसी के ही यत्न हैं, सारे के सारे उनकी एफर्ट्स हैं। तो दूसरा कि आप लोग जो है ये फूड को वो कर लो, कैप्चर अपने हाथ में ले लो। ये लोगों को ऐसी चीज़ें बना के प्रोसेस्ड फूड खिलाओ। लोग आप बेसिकली बात समझ लो, वो हर उस इंसान के दुश्मन है जिसको खुद का उगा के खुद खाना आता है। कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है? डिपेंडेंट नहीं है कोई। कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में हर पंजाबी, ये पंजाबियों से आपने पूछा था पिछली बार कि डीप स्टेट को, इल्यूमिनाटीज को, बिहाइंड द कर्टन वाली गवर्नमेंट्स को क्यों चिढ़ है? इसलिए चिढ़ है, हर एक पंजाबी को गमले में भी कुछ ना कुछ ऐसा उगा के खाना आता है जिससे वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना कुछ उगा के वो खा सकता है, उसको तो अपना पेट भर सकता है। मुसीबत के अंदर, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर हर एक पंजाबी को ये आता है, हर एक, इवन मैं कहूँगा हर एक हरियाणवी को भी, हिमाचली को भी, नॉर्थ इंडियन को, हर एक नॉर्थ इंडियन को ये आता है करना कि वो अपने घर के अंदर एक क्यारी बना के उसके अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ें उगा ले और अपना पेट उसी से पाल ले। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा रिसोर्स की, किसी कंपनी की, किसी आदमी की। भाजी ये फिजिकल मीटिंग भी करते हैं इल्यूमिनाटी वाले? ऑफिस है इनके? सर इनके 7th 8th लेवल में होती है, जिसका मैंने आपको नाम बताया, ब्लैक रॉक ग्रुप और बिल्डरबर्ग की साल में एक स्पेशल मीटिंग होती है यूरोप के अंदर, खास करके नीदरलैंड वगैरह में, है ना, आइलैंड पे, स्वीडन में होती है। आइलैंड पे वो है जी, आइलैंड्स पे होते हैं। आइलैंड्स हैं जो वो जेफरी एप्स्टीन वाला है ना, जेफरी एप्स्टीन के साथ अटैच है।
सुपर वाले उसकी लेयर में सबसे ऊपर वाले बंदे, टॉप लेवल। जो 4-5 फैमिलीज हैं जिनमें रॉकफेलर्स हो गए, रॉथशाइल्ड्स हो गए, या क्राउन के जो यूके के कुछ फैमिलीज हैं ना, तो कुछ ऐसे भी जिनको बोलते हैं नाइट्स ऑफ द माल्टा, नाइट्स ऑफ माल्टा, तो सारे है ना। खून तो पीते हैं। ये जो इनके बहुत से रूप हैं, बहुत से फेसेस हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे इनका है ना वो स्मिथसोनियन म्यूजियम, डिज्नी वर्ल्ड, तो हॉलीवुड जो है वो भी इनका है। तो जो मतलब ऐसे जो काफ़ी सारियाँ स्पेस, काफ़ी नासा उनका फेस है, ट्राइलेटरल कमीशन उनका है जो, तो और बहुत सी ऐसी। इनकी और डाइट क्या होती है, खून के अलावा क्या पीते हैं और? सर ये लोग मतलब कहने का मतलब है, ये इनका जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ना उसमें ये ब्लड पीते हैं। वो ब्लड पीने का रीज़न ही यही है, फॉर एवर यंग रहना और अपनी उम्र को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकना। उसके पीछे लॉजिक ये है, उसके पीछे इनकी खजारियन वाली बुजुर्गों की ट्राइबल्स वाली जो है नॉलेज है, बड़ा जो सच में अगर जो कोई साइंस के फील्ड के बंदे हैं ना उनसे आप पूछिएगा कि मैक्सिमम एड्रीनलिन वाले ब्लड का इंसानी शरीर पे क्या इफेक्ट है। जैसे वो आपने सुना होगा बॉडी बिल्डिंग वगैरह के अंदर डोपिंग करते हैं ना, वो जो डोपिंग बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड की डोपिंग करने के बाद जो इफेक्ट आते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, वो इस नॉर्मल ब्लड से मिल जाते हैं। ये उनका बोन मैरो निकालते हैं वैसे तो मेनली। आप समझिए वो बच्चे जो किडनैप होते हैं ना, उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट या उनका बोन मैरो निकालना, इनको अगर ऐसी बीमार, देखिए आप कहते हो ना भगवान की दखल अंदाजी, भगवान की दखल अंदाजी ये है कि रॉथशाइल्ड फैमिली का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था हिस्टोरिकली, वो मतलब इतनी चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद, पिरामिड की टॉप 5 फैमिली में से होने के बावजूद, है ना, बिल्डरबर्ग, रॉकफेलर्स, रॉथशाइल्ड्स, है ना, जेपी मॉर्गन और हो गए, या फॉरेस्टल्स हो गए, उनके, और ये अपना हो गया, उसमें उन्होंने लिया था उसको माइकल जैक्सन को, ना, जिसके इन्फ्लुएंस में मैक्सिमम पब्लिक हो गई, है ना। दूसरा तो खुद कोशिश कर सकता है, लेकिन ये उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं कहीं पे अपने का, लेकिन ये हर एक का बदला जरूर चुकाते हैं कि भी इसके बदले तुझे ये किया, तेरे लिए बड़ा कुछ। तो वो जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे जो वो फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ मेन है इसमें चलाने वाली। वो जो उनका रॉथशाइल्ड फैमिली का था, वो एक छोटी सी बीमारी से मर गया, पाइल्स होने से मर गया वो। कर्म तो फिर है ही है भाजी, कर्म का सिद्धांत तो है ही है जो। महारानी एलिजाबेथ भी चल बसी। वो उनको लगता है कि सारी दुनिया सब कुछ उनके अंडर चल रहा है, उनके कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन उनको वो ना अपने उसको, उनका एक मंदिर जो है सबसे बड़ा लेबनान में, तो बालबेक, तो वो बाल उसकी इवन आप यकीन करोगे उसकी जो रखवाली CIA करती है वहाँ पे, उसके अंदर अंडरग्राउंड टनल्स हैं कुछ बनी हुई, उनके अंदर उनके पुराने स्क्रिप्चर्स पड़े हैं, बहुत राज है वो। आम इंसान तो नहीं जा सकते वहाँ? नहीं, नजदीक नहीं फटकने देते वो, पता ही नहीं होगा बहुत। बालबेक में, लेबनान में कहाँ। वो बाल नाम का उनका जो शैतान है ना, उसका नाम है बाल, जिसको ये पूजते हैं। बाल, बाल है एक ऐसा मतलब देवता उनका, जिसका फेस जो है बकरे का है, उसके 2 बड़े बड़े तीखे यहाँ दांत हैं, और सारी बॉडी एक बहुत अपोलो जैसी है, मतलब बहुत फिट बॉडी बिल्डर जैसी है। तो उसका सिंबल जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, जो बोहेमियन ग्रोव वाले, बोहेमियन क्लब वाले मेंबर जिसको पूजने जाते हैं वहाँ पे, जिसके एनुअल रिचुअल्स करते हैं, वो है उल्लू। उल्लू उसका प्रतीक है, बाल का छोटा प्रतीक है। जैसे है ना, हमारे भी यहाँ पे कुछ प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी का प्रतीक भी कहीं ना कहीं जो माना जाता है। इसीलिए डॉलर बिल में आप अगर माइक्रोस्कोप से चेक करो, लोग तो ऐसे ही शोर मचाते हैं, अकेला वो ट्रायंगल पिरामिड देख के, और वो सिर्फ आंख का निशान देख के। अगर आप माइक्रोस्कोप में चेक करो, उन्होंने तो क्लियर कट अपने सिंबल्स, नाम तक लिखे हुए हैं अपने डॉलर पे। जो उनके टॉप मतलब पिरामिड में जो टॉप लेवल्स हैं उनके, अगर आप माइक्रोस्कोप के, कभी माइक्रोस्कोप पे डॉलर जरूर चेक कीजिएगा, कभी देखिएगा, कमाल कमाल की चीज़ें दिखेंगी आपको। वाह यार भाजी, मेरे को लगता है आपका टॉपिक बहुत वास्ट है, पर ऑडियंस को मैं एक काम देना चाहता हूँ कि आप हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए सवालों के साथ,
क्योंकि ये पूरी हम लाइव कर चलती सकते हैं कि फिरती वो क्वेश्चनिंग कर सकते यूनिवर्सिटी हैं है, साथ की साथ वो कुछ करेंगे। ऐसा कीजिए। कुछ ऐसा करेंगे, पर ये लोगों के डिमांड के ऊपर है कि क्या सुनना चाहते हैं। और मेरे को लगता है कि हमें चलती फिरती लाइब्रेरी मिली है और बोलने वाली लाइब्रेरी। सर असल में क्या होता है, मैंने जो देखा है, जो नॉलेजेबल बात है, जो लोगों के भले में जाती है, जो मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम लोग जिसको कुछ बोलते सीखें। हैं, वो बहुत धीरे धीरे फैलती है। जो बकवास बात है, आप कोई किसी का भी गंदा मंदा कुछ, ये किसी को एक दूसरे को मैंने देखा है कि ये करना ऑन इंटरनेट के, तू आ जाओ ये फलाने आ जाओ ये ना, ये करना बहुत आसान होता है भाई। आप मैदान में उतर के करके तो देखो दूसरी चीज़ को। एक्चुअली मेन पाजी चीज़ आजकल रेवेन्यू हो चुका है ना, पैसा। तो पैसे के अलावा सब कुछ फेल है, एथिक्स फेल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल है। कल को 50 साल बाद भी ये पॉडकास्ट पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, लोग देखेंगे। मतलब लोग, मेरे को लगता है मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है और वो रिलैक्स होने के लिए यूट्यूब देखना चाहते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है और सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना इंसान को, वो ज्ञान देता है, ज्ञान। ये बातें बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कही हैं। आज तक लोग ऐसे ही नहीं है, एरिस्टोटल जैसे लोगों को है ना कहीं सोक्रेटिस जो जैसे लोगों को याद करते। नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब हमारे माइंड को पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फेक्शन देता है। नहीं, हम करते रहेंगे सर, बड़ा जब अच्छा लगा। आपकी नॉलेज बढ़ती है ना, आपको पता होता है। वैसे ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਕਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈਂਡਸਮਨੈਸ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਲਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਮਾਡਲਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲਸ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਹ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ये बात हमारे नौजवानों का, नवयुवकों का दिल जानता है कि शक्ल की, बहुत से लोग हैं जिनकी अच्छी शक्ल होती है ना। मेरे को खुद पहली बार यही रियलाइज़ हुआ था, मैं बहुत देखने में हैंडसम था तब, एज आप अब भी हो। सॉरी ये लो तो आप पंप मार रहे हो। तो वो जो है ना, तब जिसको मैंने सोचा मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, इस लड़की से तो कम स्मार्ट हो, ये तो मुझे हाँ कर देगी, है ना। तो उसने ब्लटेंटली मतलब कहा चल अपना काम कर दो। तो मतलब फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं होता कि भाई आप हैंडसम हो, स्मार्ट हो तो कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाएगी, नहीं। तब मेरी एज भी बहुत छोटी थी, ये बातों की समझ नहीं थी ना। तो वो होता था तो कि भी किसी को भी प्रपोज करने जा रहा, तब तो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी सोशल कि भी ये नहीं पता कि लोग गिरा लें आपको, है ना, बिछा दें 2 मिनट आजकल तो इजी हो गया, मार के, है ना। आजकल सोशल मीडिया ने बहुत इजी कर दिया। हाँ, तो झट मैसेज, झट रिप्लाई, झट सेटिंग। तो नहीं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट होना ना बात का, ये भी अच्छी बात है, ये बुरी नहीं होती अगर ट्रांसपेरेंटली हो। नहीं सर, बड़ा ऐसे गलत फहमियाँ नहीं, मतलब प्यार वो डर फिल्म वाला प्यार नहीं होता कभी भी फिर किसी को। नहीं क्योंकि आपकी ऐसी किसी के पास कोई भूण आशक किसी के पीछे लग गया है ना। वैसे अपना ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ में ट्राई करें, चाहे हम लोग ਪੰਜਾਬੀ गिर पै ही जाता है ना किते ना किते। वैसे सर दी लव स्टोरी भी सुनने वाली है। सर दी 2 वो वाली गल शुरू हो जाती है, कहना भैया जी ये कैसा खड्डा पाटा है, टापा जाता है ना लांघा जाता है। वो कहना भाई भैया मैं हाँ, तुसी नहीं आगे सरदार जी। नहीं मतलब सर ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੀਜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ हर हफ्ते सर ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ बहुत आइए। मज़ा आता है। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, वो मतलब अच्छी बात है। वो समझते हैं कि आप नॉलेजेबल बात अगर करोगे तो उसकी उनकी लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ में उसकी वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं है, अवेयरनेस ही है जो इल्यूमिनाटियों से जिताया गया हमको। वो जेफरी एप्स्टीन के केस को ना मैं बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ कि वो साबित किया लोगों ने, कम से कम उसको सजा तो करवाई ना। कितनी FBI से, बच्चियों के कोर्ट साथ से। पाजी किया था उसने गलत काम। सर उन्होंने तो मतलब अनगिनत जो बाद में केसेस आए, पहले जब वो बेचारी पहली बच्ची ने, उसने जेफरी एप्स्टीन पे नहीं किया था, उसको नहीं पता था कि ये तो महज इनके एजेंट हैं। उन्होंने जो हाई प्रोफाइल लोगों को वो पहचानती थी, है ना, उन लोगों का नाम लिया था उसने। तब तो उनकी बात का लोगों ने मजाक बनाया था। बाद में फिर जब जेफरी एप्स्टीन पे आई वो बात, वो FBI के पास हज़ारों औरतें आ गई कि हमारे साथ भी हुआ ऐसा, हमारे साथ भी हुआ फला फला बंदा। तो FBI ने वो बंदे उठाए, निकाला, केस की तह तक पहुँचे, जड़ तक पहुँचे, तो पता चला कि भी इन सब का करता धरता तो ये जेफरी एप्स्टीन है।
तो वो जेफरी एप्स्टीन को जब उठा के अंदर डाला तो उसके जो सभी लोगों ने गवाहियाँ दी, तो एक एक करके एफबीआई ने उसको जो सारा किया ऑनेस्टली उन्होंने किया। बहुत से मतलब लोगों को गुस्सा था कि यार अगर हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई उनको बरगला रहा है कि आपको मसाज करने के $50 $60 मिलेंगे और वो बुड्ढे मतलब अपना ऐसा कर रहे हैं, इनको अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अमेरिकन लोगों ने प्रूव किया कि नागरिकों की पावर क्या होती है, कि आप हर चीज़ को कंस्पिरेसी थ्योरी कह के रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ फिर कोर्ट में स्टैंड की, वो टेस्टिमनी सारी नहीं, आप मेरे चेक कर सकते हो। अगर किसी को लगता है ना कि कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये चीज़ वो चीज़, तो आप चेक करना। वो बेस्ट एग्जांपल है जेफरी एप्स्टीन का केस। लोगों ने उसको सजा करवा के छोड़ी। ये पब्लिक की जीत है, हर बुरे इंसान कलेक्टिव को। कॉन्शियसनेस की जीत है, सामूहिक चेतना जिसको हम बोलते हैं। जब हमारे अंदर, सबके अंदर, ये जो अपने फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम हुआ, वो भी एक तरह से जीत, हम सामूहिक चेतना की जीत ही बोल सकते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम लोगों को जागरूकता आई, जागृति आई कि ये क्या हो रहा है, ये तो साजिश चल रही है हम लोगों से हमारे फूड रिसोर्सेज छीनने की, है ना। क्योंकि वो लोग, हमला किस चीज़ पे था कि हमारी उस कैपेसिटी पे कि हम लोग खुद अपना भोजन पैदा करके खाना जानते हैं। जब तक ये पावर हमारे पास है, कोई हमें यूज़ नहीं कर सकता। नहीं, हम पाजी आपसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो। दर्शकों का सबसे ज़्यादा कि उन्होंने मुझे झेला अरे नहीं, थैंक यू। इतनी देर बर्दाश्त करना अरे भी बहुत नहीं मुश्किल नहीं, है। करते रहेंगे सर। हाँ। थैंक यू सो मच।